हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कबुक का सेशन नंबर 3। यस, तो 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके मेरे कमेंट सेक्शन पे मैं दोनों के लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है, वो पिन कर दूंगा और आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये है वर्कबुक का सेशन नंबर 3, जिसके बाद मैं ये क्लास पूरी कंप्लीट कर दूंगा। वर्कबुक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं स्टडी मैट का मॉड्यूल नंबर 5। तो आपको पता है स्टडी मैट का मॉड्यूल 5, जिसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। क्या करने वाले हैं, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। जी हाँ, अमेलगमेशन, डीमर्जर, है ना। तो वो सिचुएशंस में क्या एसेट जो है उसका डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करते हैं, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो आओ जरा देखें कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वर्कबुक में क्या दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मेसर्स आर्यन एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है जो कि कन्वर्ट हो गया आर्यन प्राइवेट लिमिटेड में। बच्चों, ये इंटरमीडिएट का ही टॉपिक है। बच्चों, जब इंटरमीडिएट में ना आपको ये बात सिखाई जाती थी कि प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन बोलते थे उसको, याद होगा आप लोगों को, प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। जब कभी एसेट का डेप्रिसिएशन, जब कभी अमेलगमेशन होती है, तो जो ओल्ड कंपनीज होती हैं वो कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर नए कंपनी में एसेट चले जाते हैं, तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली बटना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही हम करने वाले हैं। 1 जनवरी को ये काम हुआ है और पूरे साल भर में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है, प्लांट मशीनरी की वैल्यू दी है। फर्दर डिटेल्स, मेसर्स आर्यन एंड कंपनी परचेज ऑफ मशीन वर्थ ₹1,20,000, 15% on 1st September 2024. Aryan Private Limited purchased another machine for worth ₹80,000 on 15 January 2025. Compute debt for AY 2025-26 for Messrs Aryan and Company, जो कि पहले था प्रोप्राइटरशिप और अब वो क्या बन गया, प्राइवेट कंपनी। तो आप लोग समझते हो, जब कभी पहले वो प्राइवेट कंपनी, जब वो कंपनी था, प्रोप्राइटरशिप था, तो आप लोग पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। कैसे निकालोगे बच्चों डेप्रिसिएशन, कैसे निकालोगे। आप लोग ब्लॉक ऑफ एसेट याद है, पीजीबीपी में पढ़ते थे, ब्लॉक 1। यहां पे देखो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। बच्चों, ब्लॉक वाइज अगर हम लोग देखें तो ब्लॉक 1 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है। सर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तो दी हुई है, तो लिखते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक, जिसमें ब्लॉक 1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 लाख। ब्लॉक 2 की वैल्यू दी है, ब्लॉक 1 हम लोग मान के चल लेते हैं बिल्डिंग है, डेप्रीसिएशन रेट 10। फिर ब्लॉक 2 है फर्नीचर, डेप्रीसिएशन रेट है 10। और ब्लॉक 3 है प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन रेट है 15। तो बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में आपको 4 लाख की वैल्यू दी है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ब्लॉक 2 60,000 रुपए फर्नीचर की वैल्यू दी है। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गई दोस्तों। इसके बाद आप लोग जब जब न्यू एसेट खरीदते हो तो जो न्यू एसेट परचेज किया है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। न्यू एसेट परचेज जो है, इसमें मशीन परचेज करिए 1 सितंबर को, तो बच्चों इस पे तो फुल रेट डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना, 1,20,000 की। ब्लॉक 3 में चला जाएगा, फुल रेट वाली आ जाएगी। फिर एक हाफ रेट वाली भी है, 15 जनवरी को खरीदी है, 80,000 रुपए की। ब्लॉक नंबर है, मशीन की बात हो रही है तो यही है, 80,000 रुपए की। डन। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पास टोटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ऐसे ही तो करते हैं, है ना। और इसमें से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। कुछ बेचा तो है नहीं, मुझे लगता है कुछ भी नहीं बेचा। तो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, ये भी है, ये आ गया 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। सेलिंग प्राइस कुछ है नहीं, ये आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। ये आ गया 4 लाख रुपए, ये आ गया 60,000 रुपए और ये आ गया 5 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मुझे पता है ब्लॉक 1 4 लाख है तो 10% 40,000 रुपए हो गया। ब्लॉक 2 10% फर्नीचर का 60,000 6,000 रुपए हो गया। और ब्लॉक 3 जो ये वाला है इस पर हाफ रेट लगेगा, तो मैं पहले फुल रेट लगा रहा हूं।
फुल रेट वाले कौन से हैं? 3 लाख और 1 20, 4 20 हो गया। 4 20 पे 15%, 4 लाख 20 पर 15%, तो ये हो गया 63,000। और फिर 80,000 रुपए पर लगा दो हाफ रेट, 7.5%, 6,000। तो ये तो हो गया टोटल डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कितना डेप्रीसिएशन अलाउ होगा आरएनएन कंपनी को, तो उसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट। तो आप लोग क्या करोगे, पहले ये फाइंड आउट करोगे कि आरएनएन कंपनी के पास वो एसेट कितने टाइम के लिए था। तो हम क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट डेप्रीसिएशन। बच्चों प्रपोर्शनेट डेप्रीसिएशन के अंदर, जो आपके पास ये मशीन दी हुई है, कौन सी, सॉरी, हाँ, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो ये दिया कि आपने 1 जनवरी 2025 को जाके कन्वर्जन कर ली कंपनी में। तो इसका मतलब है मेसर्स आर्यन एंड कंपनी, जो कि सोल प्रोप्राइटरी था, कितने टाइम के लिए एसेट उसके पास रहा होगा, कितने टाइम के लिए जो कॉमन एसेट जो पहले से बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पड़े हुए थे, अगर हम लोग वो देखें तो उनका हेल्ड पीरियड ऑफ हेल्ड क्या होगा? एसेट एज अवेलेबल ऑन 1 अप्रैल 2024। तो बच्चों 1 अप्रैल 2024 को जो एसेट अवेलेबल था, तो उनके लिए आर्यन प्राइवेट लिमिटेड में कितना आएगा और मेसर्स आर्यन एंड कंपनी में कितना आएगा? बच्चों ध्यान से देखेंगे, अप्रैल से लेकर 1 सितंबर, अच्छा, मशीन आपने परचेज करी है 1 सितंबर को, नहीं 1 अप्रैल वाली, तो हम लोग कितने दिन के लिए पीरियड ऑफ होल्ड देखेंगे? यहां से काउंट करो ना, अप्रैल से लेकर कब कन्वर्जन हो रहा है? 1 जनवरी, तो अप्रैल से लेकर, अप्रैल में हो गया 30 डेज, मई में हो गया 31, जून में हो गया 30, जुलाई में हो गया 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, 275 डेज। 275 डेज के लिए पीरियड ऑफ हेल्ड जो 1 अप्रैल को एसेट अवेलेबल थे, वो 275 दिन आरएनएन कंपनी के पास थे, और बाकी के दिन हो जाएंगे 90 डेज आर्यन प्राइवेट लिमिटेड के पास। तो उसका तो पहले प्रपोर्शनेट कर देते हैं ना, जो एसेट पहले से पड़े हुए थे। यस और नो? यस सर। तो बताओ वो कौन से एसेट थे जो पहले से पड़े हुए थे? तो उस केस में डेप्रीसिएशन पहले बंटवारा कर देते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। आपको पहले 1 अप्रैल 2024 तक के एसेट्स का डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। और अगर मैं देखूं तो वो है 4 लाख रुपए का WDV। तो ये पर 4 लाख रुपए पर 10% कितना बनेगा? सॉरी, 40,000 ये और 6,000 ये, 46, और इस 63 के अंदर ये आया बाद में, ये वाला एसेट आया बाद में, तो उसको छोड़ देते हैं। तो 63,000 प्लस 45,000, 45 मैंने 3 लाख वाला का ले लिया ना, 15%, तो ये बना 1,08,000। तो पहले 1,08,000 का जो डेप्रीसिएशन है ना, वो हमें बांट देना चाहिए। सो 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइडेड बाय 365, 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 365। सिंपल। आपको ये 1,08,000 समझ में आया? कैसे आया मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चों। एक तो हो गया 40, एक हो गया 6, और जो ये डेप्रीसिएशन है ना, हमें सिर्फ उस एसेट का चाहिए था जो 1,424 को अवेलेबल थे। उसका डेप्रीसिएशन 3 लाख का 15% 45 बनेगा, तो 45 यही था ना, 40,000, 6,000 और 45। मुझे लगता है मैंने टोटलिंग गलती करी है, एक मिनट। 46 प्लस 45, ये तो 91 आ रहा है। ये 1,08,000 कैसे हो? बिल्डिंग पे 10, फर्नीचर पे 10, हाँ 63 ले लिया क्या मैंने? गलती से 63 ले लिया बेटा। यहां आएगा 91,000, ठीक है। और ये इसका करेंगे 91,000, ठीक है बच्चों, ये आएगा 91,000। अब 91,000 इंटू 275 डिवाइडेड बाय 365 विच इज इक्वल टू 68,562, और दूसरी तरफ आएगा 22,438।
आ गया। बट अभी आरएन प्राइवेट लिमिटेड को और कौन सा डेप मिलेगा? ये जो एसेट है जो बीच में खरीदा गया 1 सितंबर को, तो एसेट एज ऑन 1 सितंबर 2024, जो एसेट 1 सितंबर 2024 है, उसका पीरियड ऑफ हेल्ड क्या है? नंबर ऑफ डेज हेल्ड, नंबर ऑफ डेज हेल्ड, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों। तो बच्चों बताओ क्या होगा? 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर, तो सितंबर में हो गए 30, अक्टूबर में हो गए 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, यानी 122 डेज और 90 डेज। तो बच्चों क्या करना है हमने? 122 और 90 में बांट देंगे। जो इसका डेप्रिसिएशन आया होगा किसका? 1,20,000 का, तो 1,20,000 का कितना आया? 15% के हिसाब से 1,20,000 इंटू 15%, ये आ रहा है 18,000। तो जो 18,000 का डेप है ना, वो हम लोग बांट देंगे 18,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 18,000। अब 18 इंटू 122 डिवाइडेड बाय, सो 122 प्लस 90 का रेशियो 212, तो 212 दिन, और 18,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 212 डेज, तो ये आएगा 18,000 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 212 विच इज इक्वल टू 10,358। और अगर मैं दूसरी तरफ निकालूं, तो ये आ रहा है 18,000 माइनस 10358 विच इज इक्वल टू 7642। डन। अच्छा, अब जो एसेट खरीदा है ना 1 जनवरी के बाद, वो जो 15 जनवरी को खरीदा है, वो डेप्रिसिएशन तो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलना चाहिए? वो डेप्रिसिएशन तो सिर्फ और सिर्फ आरएन प्राइवेट लिमिटेड को मिलना चाहिए। तो वो आरएन प्राइवेट लिमिटेड में डाल देते हैं। एसेट परचेज्ड बाय आरएन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आरएन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना है? वो हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट कर लिया ना, कितना है? 80,000 रुपए का, 80,000 का 15% हमने निकाला हुआ है। 80,000 का 15% इज, सॉरी 80,000 का 7.5 है ना, हाफ रेट 7.5, तो 6,000 रुपए था ना, तो 6,000 रुपए का जो ये डेप्रिसिएशन है, ये हम लोग सारा का सारा किसको देंगे? बताओ किसको देंगे? ये देंगे आरएन प्राइवेट लिमिटेड को। तो टोटल डेप्रिसिएशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है दोनों का, तो वो क्या होगा बताओ? टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का क्या होगा? 6868562 प्लस 10358 विच इज इक्वल टू 78920, और दूसरा 22438 प्लस 7642 प्लस 6000, 36080। इज दैट क्लियर एवरीवन? यही होना चाहिए आंसर। परफेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी डेप्रिसिएशन। ब्राइट लिमिटेड एक 100% सब्सिडरी है शाइन लिमिटेड की। बोथ इंडियन कंपनीज ओन प्लांट एक्स एंड प्लांट वाई। डेप्रिसिएशन रेट दे दिया है 40%। WDV ऑफ ब्लॉक 5 लाख रुपए। प्लांट वाई वॉज परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 15th of October 2022 फॉर 1 लाख रुपी। प्लांट वाई वॉज परचेज, ठीक है। एक्स और वाई एक परचेज किए, डेप्रिसिएशन रेट 40% है। कह रहे वाई जो परचेज किया था उसका पुट टू यूज दिया है 15 अक्टूबर को, ठीक है। आगे, ब्राइट लिमिटेड ट्रांसफर्स प्लांट वाई टू शाइन लिमिटेड ऑन 10th of December 2024 फॉर ₹30,000। 30,000 रुपए का प्लांट क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है, अपनी सब्सिडरी कंपनी को। इट इज पुट टू यूज ऑन बाय शाइन लिमिटेड ऑन द सेम डे। शाइन लिमिटेड ऑल्सो ओन्स प्लांट जेड सेम ब्लॉक विद WDV ऑफ 80,000 रुपए ऑन 1 April 24। कंप्यूट डेप्रिसिएशन इन द हैंड्स ऑफ राइट, ठीक है। यहीं से कर लेते हैं बच्चों। मेरे पास डेप्रिसिएशन मेरे को कैलकुलेट करना है। देखो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना आता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके लिए, मैं बात करूं होल्डिंग कंपनी के लिए यानी ब्राइट लिमिटेड के लिए, तो उसके पास प्लांट एक्स और प्लांट वाई ये 2 प्लांट थे। ब्लॉक की वैल्यू लिखी 5 लाख रुपए। जो प्लांट बेच दिया उसकी सेलिंग प्राइस हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। तो 30,000 का प्लांट बेच दिया तो माइनस कर दिया। WDV कितनी बची? 470। अब 470 पर आप डेप निकालोगे तो कितना बनेगा? 470 पर डेप क्या है? 40% का रेट है। बोलो 40% का रेट है, तो 4,70,000
का 40%। सिंपल है कि नहीं? 1 अप्रैल 24 वाला है ना ये एसेट। हाँ, तो 470 पे 40% इज 1,88,000। डन। हाँ, डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो अगले साल की वैल्यू आ जाएगी, ये रही। हमें अगले साल की वैल्यू मांगी है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने क्या मांगा है वो देखो। क्वेश्चन ने मांगा सिर्फ डेप्रीसिएशन। गधे, हमें जब डिप्रेशन, हमें इसके आगे की वैल्यू चाहिए नहीं, हमें हमारा आंसर यहां तक खत्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन डिप्रिसिएशन ऑफ शाइन लिमिटेड में कितना होगा। तो शाइन लिमिटेड के पास पहले से एसेट कितने के पड़े हुए थे? 80,000 का WDV पड़ा हुआ था। कितने रुपए का? 80,000 का ऑन 1 अप्रैल 24। इसके बाद 1 अप्रैल 24 के बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर एक नया प्लांट खरीदा है। कितने रुपए का प्लांट खरीदा है? जल्दी बताओ, कितने रुपए का नया प्लांट खरीदा है? आओ देखें। प्लांट वाई आपने खरीदा है, प्लांट वाई जो मिला है वो 30,000 का मिला है। अच्छा, ओके, तो शाइन लिमिटेड के अंदर वो प्लांट ऐड हो गया है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट वाई एक्वायर्ड फ्रॉम ब्राइट लिमिटेड, तो हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऐड करनी है, क्योंकि अगर कोई कंपनी, अगर आपको याद हो एक एक्चुअल कॉस्ट का टॉपिक, ये भी इंटर का ही टॉपिक है। आप समझो इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग इंटर में ही कवर करते हैं। एक एक्चुअल कॉस्ट का टॉपिक है सेक्शन 43(1), जिसमें यह बताया जाता है जब भी कभी कोई कंपनी अपने कोई पर्सन अगर कभी अपना एसेट जो कि यूज कर रहा है, मान लो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल यूज कर रहा है, फिर उसको बिजनेस में डाल देता है, तो हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे आना चाहिए। तो एक्चुअल कॉस्ट इज वो कॉस्ट जिस टाइम पे उसको खरीदा था। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग देखें ना, तो आपको 30,000 का ये एसेट दे दिया गया है। सेलिंग प्राइस 30,000 है और उसकी कॉस्ट प्राइस भी आपको 30,000 ही लगेगी। बट ध्यान से देखो तो ये बात क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्लांट वाई है वो कब खरीदा गया था? 15 अक्टूबर 2022 को खरीदा गया था 1 लाख रुपए में। आज अगर 10 दिसंबर को मैं कह रहा हूं 30,000 रुपए का दे रहे हैं, तो मुझे बस निकालना है कि इससे पहले 1 अप्रैल में उसकी क्या वैल्यू होगी। क्या मैं निकाल सकता हूं दोस्तों? यस सर, निकाल सकते हैं ना। बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे बताओ? 2022-23 का डेप लगा देंगे 1 लाख रुपए पर। कितना परसेंट? 40% के हिसाब से। 15 अक्टूबर है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28, मार्च में 31 और अक्टूबर 15 अक्टूबर को यूज किया तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। 31 में से 14 हटा दो तो 17 आ जाएंगे। तो 168 बना बच्चों। अगर हम लोग देखें तो आपने एसेट को 168 डेज के लिए 2022-23 में यूज किया। अब 2022-23 में 168, तो ये हाफ रेट लगना चाहिए, तो 1 लाख का लगेगा 22-23 के हिसाब से डेप्रीसिएशन। 1 लाख का 20%, तो कितना लगा? 20,000। वैल्यू 22-23 के एंड में कितनी आएगी? 80,000। 31 मार्च 23 को। अब आप फिर से डेप्रीसिएशन लगाओगे। जब फिर से लगाओगे तो अब लगाओगे 23-24 का डेप्रीसिएशन पूरे 80,000 रुपए पर 40%। हाँ या ना? विच इज 32,000। 32,000 जो ये डेप निकालोगे, निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48,000। बोलो हाँ या ना? तो 1 अप्रैल 2024 को उसकी वैल्यू 48,000 है। मानते हो कि नहीं? अब 48,000 की चीज है जो आपने 30,000 की दी, तो हमें एक्चुअल कॉस्ट लेके आना पड़ेगा यहां पर। तो 80,000 प्लस 48,000, 1,28,000 रुपीज टोटल। अब आप इसके ऊपर डिप्रीसिएशन निकालो। तो कैसे निकालोगे? 80,000 रुपए और 48,000। 48,000 पे 40% का हाफ, क्योंकि कब कब ट्रांसफर किया है? देखो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो कब ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर किया 10 दिसंबर को। तो नई कंपनी जो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है उसको तो ये बीच में मिला है ना एसेट, इसका पुट टू यूज तो लेस देन 180 डेज हुआ ना, तो इसलिए हाफ रेट लगेगा। 48,000 का 40% का हाफ कर दिया, 9600 इज करेक्ट। क्या यह बात यहां तक सबको क्लियर है? और बाकी एसेट्स पर फुल रेट लगा दो। 80,000 पे 40%, 32,000, तो टोटल आंसर आ गया 41,600 इज करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये मैंने ऊपर वर्किंग कर दी थी, वैसे उसकी लॉजिक क्लियर है कि नहीं है? तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज स्लम सेल। बच्चों पहले समझो स्लम सेल होता क्या है। कैपिटल गेन टॉपिक में आपको कराया जाता है स्लम सेल टॉपिक, जिसके अंदर ये भी हम लोग इंटर में कर चुके हैं, ठीक है। बट हाँ, इंटर के अंदर
देखो इसके अंदर पीजीबीपी में भी एक डेप्थ का पोर्शन होता है, कैलकुलेशन होती है। हालांकि यहां पर मेरे को लगता है कैपिटल गेन की बात हो रही होगी। यस, यहां पे कैपिटल गेन की बात हो रही है अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल। बच्चों कैपिटल गेन स्लम सेल में ऐसे निकालते हैं, सेल वैल्यू माइनस नेटवर्थ। जी हां, सेल वैल्यू माइनस नेटवर्थ। सर नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और एसेट्स में रीवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करते हैं, रीवैल्यूएशन को इग्नोर करते हैं। तो अगर कर लिया है तो रीवैल्यूएशन को वापस एडजस्ट करो, रीएडजस्ट करो। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? मुंद्रा प्राइवेट लिमिटेड has sold all its assets and liabilities as lump sale on 31st March 2025 to Sonam Private Limited for lump sum consideration. मुंद्रा प्राइवेट लिमिटेड received the following consideration. उसने मनी उसके पास 800 लाख रुपए का था। हाउस प्रॉपर्टी थी 300 लाख की, बिटकॉइन है 60 लाख के, शेयर्स ऑफ मोहक लिमिटेड 140 लाख रुपीस। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट आपको दी हुई है। 31 मार्च 25 पर आपका कैपिटल दिया है, अनसिक्योर्ड लोन दिया है, बैंक बोरोइंग दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं, ठीक है, और आपको एसेट्स दिए हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि उसने लमसम कंसिडरेशन के लिए, इसी को तो स्लम सेल बोलते हैं, जब लमसम कंसिडरेशन के लिए कोई चीज बेच दी जाती है, कोई यूनिट बेच दिया जाता है, तो आपने पूरी की पूरी कंपनी में लमसम कंसिडरेशन के लिए चीजें बेच दी हैं, और ये सारी चीजें। तो ऐसे केस में हम लोग, ये हमारे सारे एसेट्स हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन। बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में लैंड की कॉस्ट आपको दी हुई है 200 लाख। जो ये लैंड है इसकी 200 लाख, जो मार्च 2007 में खरीदी थी, आज मार्केट में 2400 की है, बट खरीदी कितने की थी? 200। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 31 मार्च 25 को 800। WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 43 कितना है? 400 लाख। हालांकि प्लांट एंड मशीनरी यहां पर कितना लिखा हुआ है? 500। कंप्यूट कैपिटल गेन एंड फ्रॉम अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल। बच्चों पहले तो कैपिटल गेन का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, विच इज सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस जो उसकी नेटवर्थ होती है। तो बच्चों सेल कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं पता है आपको? सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। अब ये जो सेल कंसिडरेशन होती है ना कैपिटल गेन में, वो होती है FMV1 या फिर FMV2 विच एवर इज हायर। सर ये FMV1 क्या है? FMV है जो एसेट उस बैलेंस शीट में है ना, उनका मार्केट में कीमत क्या है, यानी एसेट्स की मार्केट में कीमत क्या है माइनस लाइबिलिटीज। तो अगर हम एसेट में से लाइबिलिटी निकाल के मार्केट में क्या कीमत है वो निकाल लें और उसको कंपेयर करें कि हमें एक्चुअल में क्या मिला है, तो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू, वो सेल कंसिडरेशन लेंगे। तो पहले FMV1 अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोग एसेट्स का और लाइबिलिटीज का क्या निकाल लो? फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो। तो आपके पास एसेट्स क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। तो बच्चों ये देखो, ये इन्होंने एक वर्किंग की है, ये रही प्लांट एंड मशीनरी 500 लाख। बच्चों यहां पे 500 लाख क्यों लिया गया बताओ सारे बच्चे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की कितनी दी हुई है? फेयर मार्केट वैल्यू WDV दी है 500 और ये दिया है 400। देखो ये वो WDV है जो होनी चाहिए, और ये बुक्स में WDV दी हुई है। अभी फिलहाल के लिए आपको यही WDV लेना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमें वो WDV लेना है जो अभी रीवैल्यूएशन से पहले की वैल्यू। तो बच्चों अभी आप 500 लाख रुपए लेंगे, उसमें डेटर्स की जो मार्केट में कीमत है, डेटर्स की देखो अगर कोई अलग से कंप्यूटेशन नहीं लिखी हुई तो डेटर्स की हम वही वैल्यू उठा लेंगे जो यहां दी हुई है। देखें कितने डेटर्स हैं? डेटर्स की वैल्यू दी है 600 लाख, तो हम लोग 600 लाख यहां पर उठा लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस भी मुझे लगता है 4 ही दिया था, यस, तो 4 उठा लिया। लोन्स एडवांसेस 300 दिया था, 300 उठा लिया। क्लोजिंग स्टॉक 500 दिया था, 500 उठा लिया। और मेरे पास क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि मैंने जो शेयर्स हैं वो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू मुझे क्या मिली है? तो शेयर्स की मोहक लिमिटेड के शेयर्स हैं और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इसके अंदर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो दोस्तों फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अगर हम लोग देखें, मेरे पास ये शेयर्स हैं जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 240 लाख। तो ये शेयर्स मैं ऐड कर दूंगा 240 लाख। और मेरे पास लैंड है जिसकी मार्केट में कीमत कितनी है? 800 लाख। तो हम 800 लाख लेंगे। क्या लेंगे यहां पर?
800 लाख लेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज चेक करो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी दी थी। लायबिलिटीज में उठाएंगे बैंक बोरोइंग, क्रेडिटर्स। तो बताओ क्रेडिटर्स है 160 के, और 160 के एज इट इज उठा के लिख देंगे, और ये अनसिक्योर्ड लोन आएगा, बैंक बोरोइंग आएगा। सारे बच्चे बताओ, यहां पर लायबिलिटीज में आ गया ये अमाउंट, और ये तीनों अमाउंट माइनस करने के बाद हमारा आ गया FMV1। तो मेरा FMV1 इज करेक्ट 171734 लाख। फिर हम लोग देखेंगे FMV2, और FMV2 जो है वो कैसे निकालेंगे? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर कहां दिया हुआ है? सर ये रहा क्वेश्चन के अंदर। अगर हम FMV2 की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार मनी दिया हुआ है, उसका वो फेयर मार्केट वैल्यू 800 लाख, हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 300 लाख, अच्छा बिटकॉइन दिए हुए हैं 60 लाख, ये आपने इतने का बेचा, तो अब इन तीनों को चारों को ऐड कर दो, ये बन रहे हैं 1300 लाख। तो ये हो गया मेरा FMV2। विच एवर इज हायर लेना है तो 1734 लेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये 1300 है, विच एवर इज हायर 1734 लाख। डन एवरीवन। अब हमें क्या करना है? हमें हम कैपिटल गेन निकालना है, इसमें से माइनस करना है नेटवर्थ। और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ एसेट्स इग्नोरिंग रिवैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकालें दोस्तों? वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेटवर्थ निकालने के लिए हमें यह काम करना होगा, और हमारे पास एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको दे रखी है। ये रही प्लांट एंड मशीनरी की WDV, तो हम प्लांट एंड मशीनरी की WDV उठा लेंगे 400 लाख। और इसके अंदर अब हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं? बैलेंस शीट से उठा लेंगे बाकी चीजें। बैलेंस शीट के अंदर आपको दी हुई है लैंड, ये रीवैल्यूड फिगर है। क्या रीवैल्यूड फिगर उठाएंगे? नहीं, मैंने बोला था रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। तो बच्चों यहां पर हम लोग लैंड की कौन सी वैल्यू उठाएंगे? 200 लाख, सॉरी 800 लाख। क्या उठाएंगे? 800 लाख। तो लैंड की वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट तो 200 लाख, अच्छा 2007 की चाहिए ना हमें तो कॉस्ट चाहिए, हमें रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। ध्यान से देखा जाए तो ये भी रीवैल्यूएशन ही है, ये भी रीवैल्यूएशन है। और दोस्तों रीवैल्यूएशन को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो 200 लाख सही है, 200 लाख रुपए आएगा। तो ये हमारे पास 200 लाख ये आ गया। और क्या आएगा बच्चों? और मेरे पास कॉस्ट उसकी शेयर्स की दी हुई है 160 लाख। तो लैंड मैंने लैंड ले लिया 200, ये 160, डेटर 600, कैश एंड बैंक 4, लोन एडवांसेस 300, स्टॉक 500। ये एज इट इज आ जाएंगे बाकी चीजें। बताओ बाकी चीजों में कोई डाउट नहीं है? फिर लायबिलिटीज भी एज इट इज हम लोगों ने माइनस करनी है। कौन सी है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज? क्रेडिटर्स, बैंक बोरोइंग्स और अनसिक्योर्ड लोन। ये तीनों भी हम क्या कर देंगे? माइनस। तो ये तीनों एज इट इज माइनस कर देंगे। तो बच्चों नेटवर्थ आ गया 954, और ये 954 मैंने इसमें से माइनस कर दिया कैपिटल गेन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा नेटवर्थ। तो ये रहा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से नेटवर्थ माइनस कर दिया, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे पता चलता है? बेटा यूनिट कब स्टार्ट हुई थी और यूनिट कब बेची, हम लोग वो देखेंगे। यूनिट स्टार्ट हुई थी मार्च, मेरे ख्याल से काफी टाइम पहले, 2007 ही लिखा हुआ शायद। लैंड तो मार्च 2007 की दी हुई है, तो आप मान के चलो कि ये पुरानी यूनिट है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चों कैपिटल गेन तो आपने निकाल लिया, तो इस पे टैक्स कितना लगेगा? तो बच्चों आपको पता है नया रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है 12.5%। कितना है? 12.5। और इस पे कोई इंडेक्सेशन, वैसे भी इस टॉपिक में तो वैसे भी इंडेक्सेशन नहीं होती, तो यहां पर 12.5% का टैक्स लगाया 97.5। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अबाउट 780 लैक्स, यानी 7 करोड़ 80 लाख, तो इस पर सरचार्ज भी लगेगा। और जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम लगेगा, कितना लगेगा बताओ? मैक्सिमम लगेगा 15%। वैसे 780 लाख रुपए है तो, और ये कंपनी है ना, ये कंपनी है ना, हाँ कंपनी है, तो कंपनी पर सरचार्ज अगर हम लोग देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो 10%, नहीं 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। ये तो 10 करोड़ से कम है इनकम, यस। तो यहां पे लगेगा 7% का सरचार्ज, तो वो लगा दिया 6.82। सरचार्ज पता है ना, टैक्स ऑन टैक्स होता है। फिर इसके बाद सेस ऐड कर दिया, आ गया मेरा आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी दिए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस, मतलब आपको कैपिटल गेन जो इंटर में पढ़ाया जाता है ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है, मैं इंटरमीडिएट में भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये टॉपिक इसके अंदर कवर हो गया है। आगे आ जाओ।
बच्चों आगे आ जाओ। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 6, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आओ जरा समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि है लीज वर्सेस बाय का। इस पर टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है ना। ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर। अब ये देखो, लीज वर्सेस बाय का मतलब ये है कि कंपनीज आपसे ये जानना चाहती हैं कि आप उनको एडवाइस दो कि हमें एसेट लीज पर लेना चाहिए या बाय करना चाहिए। ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1.5 लाख। इट हैज 2 ऑप्शंस, या तो उसको खरीद ले जिसमें वो लोन दे कितना, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 30,000 रुपए ईच 12% के इंटरेस्ट पे, या तो ये तरीका है, या फिर लीज द इक्विपमेंट विद एनुअल लीज रेंटल ऑफ 40,000 फॉर 5 years. A processing fee 2,000 is payable upfront by lessee. The company's cost of capital is 10%. Applicable depreciation rate is 15% on WDV. Tax rate is 30%. आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया है जो कि है ईयर 1 का 0.909, ईयर 2 का 0.826, ईयर 3 का 0.751, ईयर 4 का 0.683 और ईयर 5 का 0.621. Assuming that the payments are made at the end of each year, suggest which alternative is better for the company. इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं दोस्तों कि अगर मैं ये एसेट खरीदता तो मुझे क्या फायदा होता, और अगर मैं खरीदता तो मुझे लोन पे लेना पड़ता तो मुझे कितना इंटरेस्ट। देखो मेरे को P&L अकाउंट में सोचना है कि मैं कितना इंटरेस्ट की कॉस्ट दिखा सकता हूं। अब देखो अगर मैं बात करूं लोन पे लेने की, तो ईयर 1 से लेकर 5 ये 30,000 हो गए। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। ऑब्वियस वाली बात है, ईयर 1 के बिगिनिंग में अगर लोन लिया 1.5 लाख रुपए का, तो आपको 12% इंटरेस्ट लगेगा, यानी 18,000 रुपए। ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद ईयर 1 का जो 1.5 लाख रुपए है उसमें से 30,000 रुपए की किस्त दे दी, बचा कितना 1,20, और फिर उसके ऊपर 18%, सॉरी 18 नहीं 12%, 1,20 पर 12% इज 14,400। फिर इसी तरीके से 90,000 रुपए पर, फिर इसके बाद 60,000 पर, फिर 30,000 पर। ऐसे ही किया कि नहीं, इंटरेस्ट आपका आ गया। अब हम निकालेंगे कि अगर मैं एसेट खरीदता हूं तो मेरे को डेप्रीसिएशन भी मिलेगा। अब डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए पर 15% का डेप का रेट 22,500। फिर इसके बाद माइनस 1.5 लाख, वैल्यू आई 127,500, फिर उसका 15% 19,125। इस तरीके से 5 सालों का क्या निकाल देंगे हम, डेप्रीसिएशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मैं टैक्स बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं इन इंटरेस्ट को P&L में डाल सकता हूं और डेप्रीसिएशन को भी डाल सकता हूं। तो मैं इस दोनों को P&L अकाउंट में डाल सकता हूं, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो कितना टैक्स बच जाएगा, इसी का 30%। क्योंकि अगर यही पैसा अगर मैं खर्चों में ना डालूं तो मुझे 30% का टैक्स देना पड़ता इसी प्रॉफिट पे। ये प्रॉफिट मेरा बच जाएगा और इस पर 30%। तो बच्चों 18,000 प्लस 22,500, इसका 30%, 12,150 इज करेक्ट। लॉजिक समझ में आता है बच्चों? अगर मैंने ये एसेट आज खरीदा है तो मैं इसको एक्सपेंस दिखा रहा हूं, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको ना दिखाता, अगर मैं इन खर्चों को ना दिखाता तो क्या प्रॉफिट ज्यादा आता? यस, उस पर 30% टैक्स लगता। हाँ, तो वही तो प्रॉफिट टैक्स मेरा बच रहा है, बिल्कुल सही। तो उसी को बोलेंगे टैक्स बेनिफिट। इसी तरीके से 14,400 प्लस 19,125, उसका 30%। फिर ऐसे ही सबका ऐड करके 30% हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों अगर मैं यहां पर ध्यान से सोचूं तो मेरे को नेट आउटफ्लो निकालना है। नेट आउटफ्लो का मतलब है मेरी जेब से कितना कितना नेट पैसा जाएगा। 30,000 रुपए ईयर 1 में मेरी जेब से जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट मेरा इतना टैक्स भी तो बच जाएगा, 12,150। यस, तो क्या करना चाहिए, 30,000 प्लस 18,000 मेरा ये अपनी जेब से जाएगा, और इसमें से मेरे 12,150 बच भी तो जाएंगे। तो मेरा कितने का मुझे अभी अपनी जेब से पहले साल पे करने पड़ेंगे, 35,850। भाई इतने का टैक्स बचेगा भी तो सही। तो मैं देखा जाए तो फिर इतने का बेनिफिट भी लिया। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, डेप्रीसिएशन तो किसी को देने नहीं जाते हो ना, इसलिए। ऐसे ही 30,000 प्लस 14,400 माइनस 100,058 विच इज 34,343। करेक्ट है। इस तरीके से हम लोगों ने 5 सालों के लिए निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताओ
ईयर 1 मतलब यही पैसा अगर आज मेरा इन्वेस्टमेंट, मैं ये जानना चाहूं अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ईयर 1 में 0.909, तो अगर हम ये कह दें कि 35850 नेट आउटफ्लो है और ईयर 1 में डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है 0.909, मतलब एक साल बाद, मतलब आज 0.909 इन्वेस्ट करने पर एक साल बाद मुझे कितने मिलेंगे, 1 रुपया। तो 0.909 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहां पर ईयर 2 में 0.826, ईयर 3 में 0.751, ईयर 4 में 0.683, ईयर 5 में 0.621, मल्टीप्लाई करके हम लोग नेट वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर आएगा मेरा टोटल। क्या ये बात सबको क्लियर है? 124607। करंटली मुझे इतना अपनी जेब से पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब मुझे इतने की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, अब मैं अगर दूसरा तरीका देखूं विच इज लीज की कॉस्ट, तो क्या होगा? ईयर 0 से लेकर ईयर 5 तक मैंने लिख दिए। लीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मुझे 2000 रुपए का चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो वो मैंने यहां लिख दिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और फिर उसको मैं पीएनएल में डालूंगा, पीएनएल में डालूंगा तो कितना रुपए का टैक्स बचा लूंगा? 2000 का 30% यानी 600 रुपए। इसी तरीके से 40,000, फिर 40,000 का 30% 12,000, फिर 40,000 का 30%, फिर 40,000 का 30%, 40,000 30%, 40,000 30%। अब चेक करेंगे नेट आउटफ्लो कितना है। अगर मैं ये देखूं कि मैंने 2000 रुपए का लीज पे करना है, 600 रुपए मेरे बच रहे हैं, तो 1400 रुपए का आउटफ्लो है। ऐसे ही मैं सबका आउटफ्लो निकाल लूंगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ईयर 0 में मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 1। बाकी सबका मुझे पता ही है, वो मल्टीप्लाई करके मेरा नेट आउटफ्लो निकल आएगा। जो करंटली आउटफ्लो है वो है 107520। तो अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो मुझे कौन सी चीज सस्ती पड़ रही है? मुझे लीज वाली चीज सस्ती पड़ रही है। सिंस द प्रेजेंट वैल्यू इन द केस ऑफ लीज इज लोअर, लीज इज फाइनेंशियली बेटर फॉर ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड। बोलो हाँ है ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन 2 है, ये भी प्लानिंग से रिलेटेड है, बढ़िया क्वेश्चन है। एपेक्स लिमिटेड एक वाइडली हेल्ड कंपनी है, प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस, इट इज इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव 1 60 लाख, ऑल्टरनेटिव 2 ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल डिवेंचर्स और लोन है। यहां पर भी मतलब 3 तरह के। एज्यूम ईबीआईटी 18 लाख रुपए है, टैक्स का रेट 30% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 20%। प्लीज सजेस्ट। तो कंपैरिजन करेंगे तीनों ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है स्ट्रक्चर वाइज, और मुझे कहां बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो अगर मैं देखूं ऑल्टरनेटिव 1 में मेरा शेयर कैपिटल 18 लाख, कोई डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं, कोई बैंक लोन नहीं, सॉरी ये तो हाँ ये तो ईबीआईटी 18 लाख, और मेरा कोई डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं, कोई बैंक लोन नहीं, ना बैंक लोन का इंटरेस्ट, तो इसलिए 18 लाख ही आएगा। और टैक्स मुझे कितना देना पड़ेगा? 5,40,000। अगर मैं ऑल्टरनेटिव 2 पे चलूं तो मेरा ईबीआईटी है 18 लाख, अगर मैं डिवेंचर्स रेज करता हूं तो 20 लाख का 12% 2,40, और बैंक लोन 10 लाख का 15% 1.5 लाख। ये माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर इसके बाद टैक्स निकालेंगे तो 4,23 का टैक्स आ गया 30%। सिमिलरली ऑल्टरनेटिव 3 की बात करें तो यहां पे 18 लाख रुपए का ईबीआईटी, डिवेंचर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, बैंक लोन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद हम लोग टैक्स का रेट 30% निकाल लेंगे, 3,60,000। यहां तक क्लियर है? अब दोस्तों ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद। अब हमें क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड पे आउट 20%, तो इसमें से डिविडेंड निकाल के दे देंगे 20%। अब 20% किसका? कैपिटल का। तो कैपिटल कितना है इस वाले केस में? पहले वाले केस में 60 लाख, 60 लाख का 20% इज 12 लाख, तो 12 लाख का डिविडेंड यहां देना है, और इस वाले केस में 6 लाख और इस वाले केस में 3 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 60, 387, 540। विच आपको क्या लगता है, आपके हाथ में पैसे ज्यादा बचे होने चाहिए, कम? ज्यादा बचे होने चाहिए। तो अगर आपके पास 5,40,000 ऑल्टरनेटिव 3 में बेटर है, 3 में बचा हुआ है, तो आपके लिए ऑल्टरनेटिव 3 इज मच बेटर, मच बेटर। ऑल्टरनेटिव 3 इज मच बेटर देन 1 एंड 2। क्या यह बात सबको क्लियर है? तो आपको निकालना क्या है? ईबीआईटी। आपको पता है ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 2 तरह के इंटरेस्ट है, दोनों माइनस किए, बचा ईबीटी आ गया, माइनस टैक्स किया, पैट आ गया। पैट के बाद हम लोग डिविडेंड माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। तो फिर जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा होगा प्रॉफिट
है ना, हम वो वाले ऑल्टरनेटिव से चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ओन्ड फंड या बोरोड फंड या लीज। XYZ Limited wants to acquire a machine costing 1 lakh. The depreciation rate is 15 plus 20% additional depreciation. Tax rate दे दिया है, weighted average cost of capital IRR rate दे दिया है 10%. The machine has useful life of 5 years. A loan of 75,000 can be availed at 9% interest payable annually with principal repayable at the end of 5th year. Alternatively, lease rentals are 34,000 per annum for 5 years with a lease management fee of 1,000 payable at inception. Suggest the better option. तो आपको बताना है बेटर ऑप्शन क्या होगा। आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप लोन ले लो 75,000 का, दैट कैन बी अवेल्ड एट 9% इंटरेस्ट। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, लीज रेंटल्स, आप पे करो 34,000, आप लीज पर ले लो वो एसेट। तो पहला हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला केस देखेंगे। अगर हम उसको लोन पे लेते हैं तो क्या होगा, ईयर 1 2 3 4 5। अब बताओ वो एसेट कितने का है, 1 लाख रुपए का है ना। पहले साल में डेप्रीसिएशन लूंगा 15% और 20%, 35,000 रुपए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नॉर्मल और एडिशनल। फिर इसके बाद जो ये बचेगा 1 लाख माइनस 35,000, 65,000, 65,000 पे अगले साल का 15%, 9,750। फिर ऐसे ही उसके बाद ये तो मेरे ख्याल से निकल गए होंगे। और मेरे को अब देखना है कि मेरे को कितने का बेनिफिट मिल रहा है, 35,000 रुपए का। अगर मैं खर्चा शो करता हूं तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इफ ओन फंड्स इज यूज्ड, इसमें ना 2-3 ऑल्टरनेटिव दिए हैं। पहला तो लिख दिया कि वो खुद अगर अपना पैसा यूज करता है, तो ये पहला अपना पैसा यूज करता है वाला पॉइंट है। ओके, तो इसमें कितनी टैक्स सेविंग हो गई, ये सारी टैक्स सेविंग हो गई। टैक्स के रेट तो दिए ही हुए थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, टैक्स 34.94% को, और ये करने के बाद आपका आ गया टैक्स सेविंग। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, IRR है 10%, तो ये आ गया 5 सालों का 0.909 निकालना आता है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 विच इज 0.909। फिर उसके बाद सेकंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का 0.751। इस तरीके से आपने 5 सालों के लिए निकाल दिए और फिर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड इज 19,000, तो ये टोटल आ रहा है 19091। अब हम लोग दूसरा ऑल्टरनेटिव देखेंगे। अगर मैंने लोन लिया होता, अगर मैंने एसेट लोन लिया होता तो क्या होता, ईयर 0 से लेकर ईयर, अब लोन में कुछ बात लिखी हुई थी शुरुआत में, ईयर 0 में आपने लोन की रीपेमेंट कर दी 25,000। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि लोन 75,000 का लिया है, तो 25,000, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में कितना टोटल आउटफ्लो हो गया, 25,000। फिर ईयर 1 में, अगर ईयर 1 के एंड में बात करें तो आपने हर साल कितना अमाउंट देने का वादा किया है, 5 सालों में इसको बांटना है। तो 5 सालों में बांटना है, 75,000 डिवाइडेड बाय 5, 15,000। अब 15,000 रुपए है, बट आपको इंटरेस्ट निकालना है तो 75 पे निकालोगे ना पहले, तो ये वाला जो इंटरेस्ट है 75 पे, इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है, 9%, 6750। तो ये तो आएगा 6750। इज दैट क्लियर एवरीवन। फिर ईयर 1 के बाद, अच्छा सारा पेमेंट जो है वो 5वें साल में कर रहे हो, यानी 5 साल इंटरेस्ट लगेगा, 5वें साल में ही सारी पेमेंट कर रहे हो इस वाले क्वेश्चन में। तो ईयर 1 में 6750, ईयर 2 का 6750, ईयर 3 का 6750, 4 का 6750, 5 का भी 6750। लास्ट में आपने ईयर 5 के एंड में पूरी पेमेंट कर दी, हो गया खत्म। अब अगर हम लोग देखें तो टोटल आउटफ्लो क्या है, ये टोटल आउटफ्लो हो गया, पैसे कहां कहां गए। अब आउटफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, तो 25,000,
इसमें आया 6750 और ये 6750 आपने कहा किया होगा, पीएनएल अकाउंट में खर्चा दिखाया होगा। तो अगर आप खर्चा दिखाओगे पीएनएल अकाउंट में तो इतने का प्रॉफिट बच जाएगा। उस पर टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 34.944%। 2359 माइनस 6750 4391। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यही माइनस कर दिया, आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। ऐसे ही अगले साल का, उसके अगले साल का, उसके अगले साल का, और लास्ट में जो ईयर 5 का एंड है, यहां पर हम सारी पेमेंट दे रहे हैं। जब सारी पेमेंट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, आउटफ्लो कितना होगा? एक तो ये वाला अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है 4391 या 79391। डन। इसके बाद आप डिस्काउंटिंग रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू, और ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाएगा यार 88217। ऐसे ही अगर एसेट लीज पर लिया होता तो मैं सारा कुछ लिखूंगा, लीज की फीस तो मुझे पहले से ही दे दी है। अब मुझे बताओ लीज रेंटल्स दे दिए। अब मेरे को बताओ कितना टैक्स सेविंग हो रही है, कितना टैक्स सेविंग हो रही है? इसका 30%, इसका 34.944%, 34.944%। तो बच्चों 1000 रुपए है, इसका 34.944% 349 रुपीज। फिर इसके बाद 34,000 का लीज रेंटल है, तो 34,000 एवरी ईयर, ऐसे ही है ना, 34,000 फॉर 5 ईयर्स, हर साल 34,000 है। तो 34,000 का 34.944% ये आ गया 11,881। इसी तरीके से 5 सालों का आ जाएगा। अब नेट कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? अगर मैं देखूं तो 34,000 दे रहा हूं, जिसमें से इतना बचा रहा हूं, इतना टैक्स बचा रहा हूं, तो कितना डिफरेंस आया? ये डिफरेंसेस आ गए। यहां तक सबको क्लियर है? अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10% का रेट है, ईयर 0 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? 1, और 1 पर क्या होगा? 0.909। ये सब मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? और प्रेजेंट वैल्यू आ गई 84481। ये मेरा आउटफ्लो हो गया। तो मेरे को देखना है कितना मेरा आउटफ्लो किसमें कम है। तो मेरा इसमें तो आउटफ्लो आ रहा है टोटल 84481। अगर मैं ऑप्शन 2 में देखूं तो 69126, और अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 में देखूं तो आ रहा है 80909। तो ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन 2 इज बेटर। सो सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज लोअर इन केस ऑफ लोन फाइनेंसिंग, तो ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा बताओ? लोन फाइनेंसिंग वाला ऑप्शन, यानी 69126 ये आपका आंसर रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। अगेन एक क्वेश्चन है जहां पर आपको बताना है कि हमें बनाना चाहिए या फिर खरीद लेना चाहिए मार्केट से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, एबीसी लिमिटेड इज एवेल्युएटिंग वेदर टू मैन्युफैक्चर अ कंपोनेंट इन हाउस या फिर परचेज इट एक्सटर्नली। इफ एबीसी लिमिटेड डिसाइड्स टू मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर की डिटेल्स बता दी है कि अगर मैं एक मशीन सेकंड हैंड खरीदता हूं तो 10 लाख की मशीन पड़ेगी, ठीक है, 5 साल की उसकी लाइफ होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 साल की इतनी होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और डेप्रीसिएशन इतना होगा। मशीनरी अगर बेचें तो 1.5 लाख रुपए की बिक सकती है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। एबीसी लिमिटेड अगर खरीदता है बाहर से तो परचेज कॉस्ट पर ईयर 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख, अलग अलग सालों का बता दिया, टैक्स रेट बता दिया, डिस्काउंट रेट बता दिया। प्लीज सजेस्ट, बताओ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेक द प्रोडक्ट, पहले मेक द प्रोडक्ट में ट्राई करो। सबसे पहले ईयर 0 में अगर मैं देखूं तो ईयर 0 मतलब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी होगी, तो वो मेरा आउटफ्लो होगा। तो 10 लाख रुपए की मशीन गई, आउटफ्लो है ना। फिर इसके बाद ईयर 1 की बात करें तो 15 लाख रुपए का तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग जाएगा, यस और नो। फिर ऐसे ही ईयर 2 में 18 लाख लग रहा है, 3 में, 4 में और 5 में। अब इसका सबसे पहले निकालो डेप्रीसिएशन, जो मैंने मशीन खरीदी, आउट। हमें वो देखना है कि कितना हमारा टैक्स सेविंग हो रही है। तो भाई मशीन खरीदने पर मुझे डेप्रीसिएशन मिलेगा 10 लाख का, कितना परसेंट? 15%। अब 15% है 10 लाख का, तो लगा लो कितना आया? 1.5 लाख रुपए पहले साल, फिर उसके बाद 10 लाख रुपए माइनस 1.5 लाख रुपए 8.5, उसका 15% आ गया 127,500। फिर ऐसे ही आपने 5 सालों का निकाल लिया।
अब आपने निकालनी है टैक्स सेविंग कितनी हो गई। तो बच्चों अगर मैं टैक्स सेविंग देखूं तो 1.5 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन, इसके अलावा 15 लाख रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अगर मैं देखूं तो मैंने 15 लाख प्लस 1.5 लाख 16.5 लाख रुपए का खर्चा दिखाऊंगा P&L में। तो 16.5 लाख रुपए पर कितना परसेंट का टैक्स बचा लिया मैंने, 32 इंटू 32.445%, यह आएगा 535342.5। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आपने P&L में डाला होगा और ये P&L में डालोगे तो 18 लाख रुपीस प्लस 127500, इसका कितना टैक्स का रेट है, 32.445%, ये आ रहा है 625377। यस, इसी तरीके से हमने टैक्स सेविंग निकाल ली। समझ में आया? अब मैंने देखना है नेट कैश आउटफ्लो कितना है। तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 15, मैं अगर बात करूं 15 लाख, उसमें से टैक्स सेविंग इतनी हो गई, तो मेरे कितने पैसे बच गए? अगर मैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या है, ए माइनस सी। बोलो कितने पैसे बच गए? 15 लाख रुपए माइनस 535343 विच इज 964658। इसी तरीके से मैं सारी वैल्यूज निकाल लूंगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है? अच्छा, यहां पर नेगेटिव आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब इनफ्लो है। ये क्या है? ये इनफ्लो। 5वें साल में हमने 1.5 लाख रुपए की मशीन बेच दी, तो 5वें साल में हमें इनफ्लो आया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अब ये माइनस में लिख दिया इन्होंने, क्योंकि हम लोग ऊपर आउटफ्लो लिख रहे हैं ना, ये माइनस में लिख दिया। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगा दो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स डिस्काउंटिंग रेट आपको दे दिया है 14% है, यही वाला रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दो। क्वेश्चन में दिया नहीं है, निकाल सकते हो। 1 डिवाइडेड बाय 1.14 विच इज इक्वल टू 0.877। तो पहला आ गया 0.877, फिर इज इक्वल टू दबाओ 0.769, फिर इज इक्वल टू दबाओ 0.675। इस तरीके से आपने 5 सालों के लिए निकाल दिए। अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यूज आ गई, ये रही आपके सामने, और ये माइनस में आएगी, ये वाले माइनस में आएगी, और ये माइनस में आने के बाद ये प्लस में वैल्यूज आ गई। टोटल आ गया, ये आ गया मेरा, देखा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 54,82,345। अगर मैं बाय करता ये प्रोडक्ट तो मेरी परचेज कॉस्ट 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख, 26 लाख, 30 लाख। टैक्स सेविंग कितनी है? अगर मैं देखूं टैक्स सेविंग, तो यही परचेज कॉस्ट अगर मैं बाय करता तो मुझे यही इतना ही पैसा मेरा खर्च होता, मैं इतना ही P&L में डालता। 20 लाख रुपए का 32.445%, यार 648900, इतने रुपए की टैक्स सेविंग हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही सारे ईयर्स का मैं निकाल सकता हूं टैक्स सेविंग। अब नेट कैश आउटफ्लो निकाल लेते हैं। 20 लाख माइनस 648900 विच इज कैश आउटफ्लो 13,51,100। इसी तरीके से मैं 5 सालों का क्या निकाल लूंगा? नेट कैश आउटफ्लो। और फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 14%, और फिर उसका मैं रेट लेकर मल्टीप्लाई करके ये मेरा आ गया 5515। तो मुझे लगता है आसान है। बस अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है कहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कम है। तो मेरा पास ऑप्शन नंबर 1 में कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मैन्युफैक्चर करना ज्यादा बेटर है। मेरे लिए मैन्युफैक्चर करना कंपोनेंट ज्यादा बेटर है। तो द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर मेक ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इलस्ट्रेशन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन। अब आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, कुछ केसेस बता रहे हैं, आपको बताना है वो प्लानिंग है, इवेजन है या मैनेजमेंट है। जैसे कि मिस्टर ए पेज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज प्लानिंग। बहुत ही सिंपल है, ये तो प्लानिंग है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, डिडक्शन लेना 80D के अंदर, ये टैक्स प्लानिंग है। मिस्टर बी सबमिट 15G फॉर्म थ्रू हिज इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, दो हिज इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और वो 15G फॉर्म सबमिट कर देता है। पता है 15G किस लिए होता है? क्या आप बैंक को देते हो ये फॉर्म ताकि वो लोग तुम्हारे बैंक के इनकम पे टीडीएस ना काटें। भाई अगर तुम्हें पता है तुम्हारी इनकम ज्यादा है स्लैब लिमिट से, तो तुम्हारा टीडीएस वैसे ही कटना चाहिए था। तो ये आपने क्या करी है? टैक्स की चोरी करी है, टैक्स इवेजन है। बिल्कुल करेक्ट है। मिस्टर सी मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपॉजिट्स फॉर टैक्स ऑन टाइम। तो ये क्या काम हो रहा है? ये डिडक्शन टाइम पे, टीडीएस टाइम पे जमा कराना इज टैक्स मैनेजमेंट। बच्चों इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान से सुनना। मिस्टर डी इन्वेस्ट 1,50,000 इन पीपीएफ। अब ये देखो, ये टैक्स प्लानिंग है। क्या है ये? प्लानिंग। 80C में डिडक्शन लेने के लिए कर रहे हो। मेसर्स ई क्रिएट्स अ फिक्टिशियस एंट्रीज, जान नकली एंट्रीज पास करी हैं, ये इवेजन है, नाम से पता चल रहा है। मिस्टर एफ फॉरगेट्स टू फाइल हिज रिटर्न
बाय ड्यू डेट बट फाइल्स इट बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ये क्या है? टैक्स की मैनेजमेंट है। रिटर्न असेसमेंट ईयर के एंड से पहले पहले आपने फाइल कर दी, दिस इज टैक्स मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? मिस्टर जी sells agriculture land located in rural area and claims it exempt income। तो मिस्टर सी क्या, मिस्टर जी कह रहा है कि मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेची और वो exempt income होती है, तो यस इट इज अ टैक्स प्लानिंग, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। मिस्टर एच क्लेम बिजनेस डेप्रिसिएशन ऑन हिज पर्सनल कार, तो भाई साहब ये क्या है? ये टैक्स की चोरी है। आप अपनी पर्सनल गाड़ी का डेप्रिसिएशन बिजनेस के अंदर क्लेम कर रहे हो, ये टैक्स इवेजन है। मिस्टर आई कैलकुलेट्स एडवांस टैक्स लायबिलिटी एंड पेज इंस्टॉलमेंट बिफोर द ड्यू डेट्स, ये टैक्स की मैनेजमेंट है। Mr. J earns 4,000 as interest from saving account and claims a deduction under section 80 TTA, तो ये क्या है? टैक्स की प्लानिंग है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल करेक्ट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 6। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर क्या हो रहा सकता है? आ जाओ हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन पर। इंटरनेशनल टैक्सेशन, बच्चों इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 1 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के ऊपर है। श्री रमेश एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इंडिविजुअल हैज फॉलोइंग इनकम्स। इंडिया से इनकम है 16 लाख, इनकम फ्रॉम कंट्री वाई है 10 लाख, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ है 1.5 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंडिया हैज अ डीटीए डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है कंट्री वाई के साथ, अंडर विच इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द सोर्स कंट्री। ठीक है, हाउएवर सच इनकम इज इंक्लूडेड फॉर द रेट पर्पस अंडर इंडियन लॉ। और बी पार्ट में कह रहा है इनकम अर्न इन द कंट्री वाई हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड एट 25%, तो पहले ही टैक्स आप दे चुके हो 25%, कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी। तो दो बातें हैं, एक इंडिया का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है कंट्री वाई के साथ, अंडर विच इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द सोर्स कंट्री, यानी आप सिर्फ सोर्स कंट्री में टैक्स पे कर रहे हो। और सोर्स कंट्री कौन सी है? कंट्री वाई, क्योंकि आपने इनकम कंट्री वाई से कमाई है, इंडिया से भी कमाई है, बट वो अभी कंट्री वाई की बात हो रही है। ठीक है, हाउएवर सच इनकम इज इंक्लूडेड फॉर द रेट पर्पस अंडर इंडियन लॉ। इनकम अर्न इन कंट्री वाई, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। कंट्री वाई पर कितना टैक्स? 25%। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें ना, इंडिया का टैक्स रेट बताना है कि इंडिया कितना टैक्स लेगा। अगर 25% वो टैक्स दे चुका है तो देखो ऐसा है, इनकम फ्रॉम इंडिया पहले निकालो 16 लाख, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड कितना है 10, और फिर टोटल इनकम हो गई 26 लाख। अब ये इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ अगर मैं न्यू रिजीम लेके चल रहा हूं, क्या मान के चल रहा हूं? न्यू रिजीम, तो भाई साहब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी ना, 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 26 लाख रुपए की आपकी इनकम हो गई। अब मुझे टैक्स निकालना है न्यू रिजीम के हिसाब से। पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स नहीं है, अगले 4 लाख रुपए पर 5% यानी 20,000 रुपए, फिर 3 लाख रुपए पर 10% यानी 30,000 रुपए, फिर 10 हो गए, 10 के बाद 2 लाख रुपए पर 15% 30,000 रुपए, ये हुए कितने? 12 लाख। और 12 लाख के बाद फिर 3 लाख रुपए पर 20% 60,000, 15 लाख रुपए हो गए। और बाकी के बचे हुए इनकम कितनी बच गई? 11 लाख। 11 लाख पे 30% 3,30,000 रुपए, तो 20,000, 30,000, 30,000, 60,000 और 3,30,000, यह आया 4,70,000। ये आ गया टैक्स। इसके बाद हम लगाएंगे सेस, 18,800 का सेस आ गया 4% के हिसाब से, ये आपका आ गया। अब आप ऑलरेडी दूसरे देश में टैक्स दे चुके हो ना, तो जितना देश में टैक्स दे चुके हो वो माइनस कर दो, तो रिलीफ कितना हो जाएगा? जितना आपने ऑलरेडी टैक्स दिया। अब देखो वो दूसरे देश में जो आपने टैक्स दिया वो तो दिया 25% के हिसाब से, बट हम आपको रिलीफ देंगे एवरेज रेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? एवरेज रेट के हिसाब से। अब एवरेज रेट का कैसे निकालेंगे? ये देखो, आप क्या करो, एवरेज रेट निकालो। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? अगर मैं कह रहा हूं इतना टैक्स है 4,88,800, ये कितनी इनकम पे है? 26 लाख की इनकम पे है, इनटू 100, तो मेरा एक परसेंटेज आ गया 18.8%। 18.8%। अब अगर मैं कह रहा हूं 18.8% का टैक्स है, अगर मैं दूसरे देश में कमा रहा हूं तो वो 10 लाख कमा रहा हूं, उसमें मैं टैक्स भी दे चुका हूं, तो मैं इतनी 18.8% जो इंडिया का टैक्स रेट बन रहा है उतना मैं माफ कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? इतने का क्या दे दूंगा? रिलीफ दे दूंगा, क्योंकि उसने दूसरे देश में टैक्स दिया है। तो 18.8% के हिसाब से मैंने रिलीफ दे दिया, जो बच गया वो आपको और जमा कराना है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये एक जैसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे मटेरियल के अंदर भी देखे हैं, स्टडी मटेरियल में भी प्रैक्टिस किए हैं, सिमिलर क्वेश्चन है।
इलस्ट्रेशन नंबर 2, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन। मिस्टर रंजन एक रेजिडेंट इंडियन है, हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 25-26। प्रोफेशन से इनकम है 9,54,000। रॉयल्टी ऑन बुक फ्रॉम फॉरेन कंट्री वाई 3 लाख इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री एट द रेट ऑफ 20%। कितनी इनकम है? 8 लाख। कंप्यूट इंडियन टैक्स लायबिलिटी इफ यू ऑप्टेड फॉर ओल्ड regime assuming that India does not have any agreement with the country why। तो बताओ कैसे करेंगे। प्रोफेशन की इनकम आपको दी हुई है 9,54,000। रॉयल्टी आपको दी हुई है कितने रुपए की? 8 लाख रुपए की। तो टोटल इनकम निकाल लो, 17,54,000 आ गया। इसके बाद आपको डिडक्शन 80 QQB की डिडक्शन, इसमें लिखा हुआ है कि आप ओल्ड regime में हो। ओल्ड regime में हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी ना। आपको बोला गया कि आपने 80 QQB सेक्शन का बेनिफिट लिया है, 3 लाख रुपए की आप एलिजिबल हो, तो भाई साहब आप 3 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80 QQB में लिखा हुआ है ये बात, बोलो हाँ या ना। रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, यहां पर क्या लिखा है कि 3 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम। तो आपने 80 QQB 3 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन में लिख दिया एलिजिबल हो 80 QQB में 3 लाख रुपए, तो आप और ऊपर से ओल्ड regime हो तो डिडक्शन तो मिल जाएगी। तो टोटल इनकम हो गई है। अब इस पर आप क्या निकालो? टैक्स। टैक्स निकालोगे कौन सा रेट? नए regime के हिसाब से। बताओ क्या आएगा। पहले 3 लाख रुपए पर 0, 4 लाख पर 5%, 20,000। फिर इसके बाद 3 लाख रुपए पर 10%, 30,000। फिर इसके बाद 2 लाख पे 15%, 30,000। फिर इसके बाद कितने हो गए? 12 लाख रुपए हो गए। 2,54,000 पर 30%, नहीं 20%, 254,000 पे 20%, 50,800। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 20,000, 30,000, 30,000, 50, 800, ये आ गया 1,30,800। अच्छा सॉरी, ये तो ओल्ड regime था, मैं भूल ही गया। मैं न्यू regime का टैक्स क्यों लगा रहा हूं? सॉरी 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 सॉरी, ओल्ड regime है। ओल्ड regime का टैक्स लगाएंगे ना। तो ओल्ड regime में एज वगैरह क्या दी हुई है? कोई एज नहीं दी। तो वही 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या होगा? 0। फिर 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500। फिर 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख। और फिर जो बैलेंस बच गया, कितना बच गया? 2,54,000, इस पर 30%, नहीं 2,54,000 क्यों? 10 लाख से ऊपर 4,54,000 है ना। 4,54,000, 454 पे 30%, यह आया 136,200। टोटल कितना आया? 12,500, 1 लाख, 1,36,200, यह आया 248,700 प्लस सेस ऐड करने के बाद टोटल आ गया ये। क्या ये बात क्लियर है? अब आप दूसरे देश में क्या टैक्स दे चुके हो? यस, जो भी टैक्स दिया है। अब आप क्या करो? एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लो कि आपका कितना टैक्स बनता है। आपका बनता है 258,648, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी है? 14,54,000, ये ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, रेट आ गया। और रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री वाई कितना है? 20%। तो आपको यहां पर क्या लेना है? इंडियन टैक्स रेट लोगे या ये वाला लोगे? कौन सा रिलीफ लोगे? विच एवर इज लेस लेते हो तो रिलीफ लोगे 17.79%, जो ये रेट है। इतने का रिलीफ मिल जाएगा फॉरेन इनकम पे। फॉरेन इनकम कितनी थी? 8 लाख रुपए की इनकम थी। उस 8 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए की तो डिडक्शन ही मिल गई। तो 3 लाख रुपए में से डिडक्शन माइनस करने के बाद 5 लाख रुपए पर 17.79% का रिलीफ। क्या ये बात क्लियर है? 17.79% का रिलीफ। 5 लाख मल्टीप्लाई 17.79%, यार 88,950। ये इसमें से माइनस कर दो अब 258,648 में से, तो ये आया 169,700, राउंड ऑफ। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों हम हमेशा जो रिलीफ देंगे वो कौन से वाले रेट के हिसाब से देंगे? जो हमारा इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ रहा है उसको दूसरे देश के टैक्स के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस, उतना रिलीफ दे देंगे। तो हमने उतना ही रिलीफ दे दिया। बताओ 17.79%। और किस इनकम पे? बाहर की इनकम पे। बाहर की इनकम पे कमाई कितने की थी? 8 लाख की थी, बट 3 लाख की तो डिडक्शन मिल ही रही है ना। तो 5 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर इतना परसेंट रिलीफ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, शुभम एक स्पोर्ट्स गुड्स मर्चेंट है, रेजिडेंट इंडियन, इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर 24-25। ही डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 28 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए with which India does not have any agreement for avoidance of double taxation 12 lakh, income tax levied by government in country A 3 lakh, loss from business in country B with which also India does not have any agreement for avoidance of double taxation which is 5 लाख रुपए का नेगेटिव इनकम,
और कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है 1.5 लाख और पेमेंट ऑफ एलआईसी है ऑन लाइफ ऑफ हिज फादर एंड मदर, इसकी तो डिडक्शन ही नहीं मिलती, इसकी तो डिडक्शन ही नहीं मिलती। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, तो भाई साहब आपकी टोटल इनकम इंडिया से तो 28 लाख है, तो आप लोग पहले वो लिखो। फिर इसके बाद आपकी दूसरे देश से जो इनकम है वो लिखो। इनकम फ्रॉम कंट्री है जिसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है 12 लाख रुपए, वो लिखो। फिर आपके पास कुछ और इनकम है जो कि दूसरे देश से है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है कंट्री बी से 5 लाख, वो लिखो। और फिर इसके बाद इनको सेट ऑफ कर दो, तो मेरी इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई 35 लाख। अगर मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मैं न्यू रिजीम मान के चल रहा हूँ, और न्यू रिजीम मान के चल रहा हूँ तो कोई भी तरह की डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो मैं ना पीपीएफ की डिडक्शन ले पाऊंगा और ना ही मैं एलआईसी की तो वैसे भी नहीं मिलती, फादर मदर की नहीं मिलती, तो यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। टोटल इनकम आ गया 35 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स निकाल देते हैं। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा ये ओल्ड रिजीम है न्यू रिजीम है, तो हम लोग न्यू रिजीम के हिसाब से चलेंगे। तो 35 लाख रुपए पर टैक्स निकालें। पहले 3 लाख पर 0, 4 लाख पे 20,000, फिर 3 लाख रुपए पर 10% 30,000, फिर 2 लाख रुपए पर 15% 30,000, फिर 3 लाख रुपए पर 20% 60,000, 15 हो गया। और 15 के बाद 20 लाख और 20 लाख रुपए पर 30%, 6 लाख। तो ये बने 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 6 लाख, ये हो गए 740। 740 का टैक्स प्लस सेस वगैरह मिला के टोटल आ गया ये। अब आप लोग निकालो एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालोगे? 769,600 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 35 लाख इंटू 100 इज 21.99%। अब दूसरे देश में आप टैक्स कितना पे कर रहे हो? कितना पे कर रहे हो? 25%। कैसे निकाला? 12 लाख की इनकम थी, तो 12 लाख रुपए पर अगर आप 3 लाख रुपए का टैक्स दे रहे हो तो 25% बना ना। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, अब हमें 25%, अब 25% या एवरेज रेट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस, तो वो आएगा कितना? 21.99%। अब 21.99% दूसरे देश की इनकम पे रिलीफ, तो 12 लाख रुपए का 12 लाख रुपए इंटू 21.99% विच इज 263,880 का रिलीफ, और इतना आ गया हमारा टैक्स पेबल 5,05,720। क्या ये बात सबको क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। मिसेस कविता एज 63 years is a resident individual and classical dance performer. During the previous year 24-25 she earned income from India as well as country X. India does not have DTA with country X. Her income and investments are as follows. Rental income from residential property located in country X is 28,000. म्युनिसिपल टैक्स जो है वो कितना दिया हुआ है? 250, और कन्वर्जन रेट दिया है 70 रुपी पर एक्स। ये एक्चुअली ये वो रेट दिया है फॉरेन करेंसी का, कोई ये फॉरेन करेंसी दी हुई है XED। प्रोफेशनल इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स हेल्ड इन इंडिया 16 लाख। प्रोफेशनल इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया विच इज 11,200 XCD। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंडियन बैंक FD 3,25,000। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंडियन सेविंग अकाउंट 18,269। इन्वेस्टमेंट इन PPF। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है शी इज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc। इसका मतलब है कौन सी रिजीम है? ओल्ड रिजीम है। ओल्ड रिजीम है तो आपको पहले तो हर तरह की इनकम लिखनी पड़ेगी, और वो है एक तो उसकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, जो कि कितनी दी हुई है? 28,000 XCD, और कन्वर्जन रेट दे दिया है 70 रुपी, तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय 70 विच इज 19,60,000। तो 19,60,000 में से म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ है आपको, कितना है? 250, तो 250 इंटू 70 विच इज 17,500। ये भी माइनस करने के बाद आ गया नेट एनुअल वैल्यू, और इसके बाद 30% की क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया नहीं था प्रॉपर्टी पे, तो बस यही आ गया, और ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई। इसके अलावा मेरे पास और कौन सी इनकम दी हुई है? मेरी PGBP इनकम दी है, प्रोफेशनल इनकम, तो वो जो इंडिया से कंसर्ट्स हैं उस वाली इनकम को लिख दिया, और कंसर्ट जो वाई से दूसरे कंट्री से हैं वो भी मैंने लिख दिया। तो यहां पर आने के बाद ये आ गई मेरी इनकम, PGBP इनकम। फिर अदर सोर्सेज इनकम भी दी हुई है। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन सेविंग अकाउंट 18,269 और इंडियन बैंक FD 325, तो ये भी लिख देते हैं 325 18,269 आ गया मेरा अदर सोर्सेज। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 40,87,019। अब इसके बाद डिडक्शन चेक करेंगे 80C टू 80U। मेरे पास 80C की एक इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी
5 ईयर डिपॉजिट इन द नेम ऑफ सन नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। क्यों किया? ज्यादा से ज्यादा 80C में 1.5 लाख ले सकते हो, तो 1.5 लाख की तो ले ली। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 रुपए अपने लिए भर रहा है, स्पाउस के लिए 31,000 भर रहा है। अब अगर तो वो सीनियर सिटीजन है, क्या है वो? सीनियर सिटीजन है, 63 ईयर्स, तो इस वजह से पूरे 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम। तो 50,000 यहां पर 80D में मिल जाएगी बस। 80C 1.5 लाख और 80D 1.5 लाख 50,000, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप एक सीनियर सिटीजन हो तो 80TTB में आप इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 50,000 तक की, तो 50,000 ये माइनस हो जाएंगे। और उसके लिए इंटरेस्ट कम से कम 50,000 होना चाहिए, 50,000 है उससे ज्यादा, और वो है देखो FD पर इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 325। तो सेक्शन नंबर 80TTB आपको इस इनकम पे क्या मिलेगी? डिडक्शन। बिल्कुल सही। 2.5 लाख रुपए माइनस होने के बाद टोटल इनकम, टोटल इनकम को टैक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एज कितनी दी है? 63। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा तो क्या मान के चलो? न्यू रिजीम। और न्यू रिजीम है अगर, तो हमें उस पर टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वही 3 लाख रुपए पर 0, 4 लाख रुपए पर 5% 20,000, फिर 3 लाख रुपए पर 10% 30,000, फिर 2 लाख रुपए पर 20%, 2 लाख पे 15% 30,000, फिर 3 लाख रुपए पर 20% 60,000, और जो बच गया 15 लाख हो गया ना, 38,37,019 माइनस 15 लाख, ये आ गया 23,37,019, उसका 30%, यह आया 7,01,106। तो बच्चों टोटल कर दो, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 7,01,106, यह आया 841,106। ये क्या होगा? अरे न्यू रिजीम से क्यों कर रहा हूं? वैसे क्वेश्चन में न्यू रिजीम लिखा था क्या? अरे अगर न्यू रिजीम होता तो डिडक्शन 80C की मिलती। अरे यार ओल्ड रिजीम में करना था, सॉरी बेटा, फिर से गलती हो गई। ये ओल्ड रिजीम में करना था, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, मुझे लगा न्यू रिजीम। हाँ तो तभी तो डिडक्शन मिल रही है ना, तो ओल्ड रिजीम में तभी तो डिडक्शन मिल रही है, सही बात है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल लिया होगा यार, 3 लाख रुपए वाला स्लैब लगा देंगे, सीनियर सिटीजन है ना, 3 लाख वाला, कि पहले 3 लाख तक 0, फिर 3 से लेकर 5 लाख पर 5%, 5 से लेकर 10 लाख पर 20, अब 10 लाख पर 30, ये आप कर लिया होगा। और ये करने के बाद आपका टैक्स आ रहा है, उसके सेस वगैरह ऐड करके इतना टैक्स आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको दूसरे देश का टैक्स जो आप दूसरे देश में दे रहे हो वो भी आप फाइंड आउट करना चाहोगे। पहले एवरेज रेट निकाल लो अपने देश का। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या आएगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स आएगा 999,550, ये वाला अमाउंट, डिवाइडेड बाय 38,37,019 इंटू 100, तो ये आ गया 26.05%। अब आप दूसरे देश का टैक्स रेट देख लो, तो दूसरे देश का टैक्स रेट क्या है? कहीं लिखा हुआ है? आपने दूसरे देश में टैक्स दिया है, यस 20%, तो 20% का आप दूसरे देश में टैक्स दे रहे हो। विच एवरेज क्या लेना है? विच एवरेज क्या लेना है? लोअर, तो विच एवरेज लोअर, तो 20% लोअर है भाई साहब, तो 20% ही होगा। अब फॉरेन इनकम जितनी है उसका 20% जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। फॉरेन इनकम कितनी है? फॉरेन इनकम कितनी है? एक तो आपकी फॉरेन इनकम मुझे दिख रही है, एक तो ये आउटसाइड इंडिया वाली 11,200 इंटू 70, यह आया 7,84,000। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो तो हमने फाइंड आउट कर ही ली थी, वो वाली एज इट इज कितनी है? 13,59,750, 13,59,750। अब ये दोनों ऐड कर दो और ये आ रहा है 21,43,750। अब ये जो इनकम आ रही है ना 21,43,750, इस पर आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लो। वो तो एवरेज नहीं, वो 20% निकला ना, तो इसका 20% कर दो, तो 428,750 इतने का रिलीफ मिल जाएगा। 428,750 समझ में आया कि नहीं? तो बचा क्या? इसमें से ये रिलीफ माइनस कर दो, है ना, इसमें से रिलीफ माइनस कर दो तो आपका नेट आ गया, ये आपको पेबल होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 5, मिस्टर अर्नब जो कि एक ROR है, एज 58 ईयर्स, असेसमेंट ईयर 25-26, टैक्स रिजीम ओल्ड रिजीम। फाइनेंशियल डिटेल्स में लिखा है मिस्टर अर्नब अर्न्स इनकम फ्रॉम बोथ इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। बिजनेस इनकम इन इंडिया इज 4 लाख, फॉरेन कंट्री इज
9 लाख। प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस फॉर नॉन रेजिडेंट कितना है, 28,000 का चेक दिया है। इनकम टैक्स पेड इन कंट्री वाई 22% ऑफ 9 लाख 1,98,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अर्नब इफ इंडिया डज नॉट हैव DTAA विद द कंट्री वाई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने अब तक किया। तो करना क्या है, आपको बिजनेस इनकम बाहर की दी हुई है, इंडिया की दी हुई है, अब बाहर वाली भी इनकम लिख लो 9 लाख, टोटल कर दो 13 लाख। क्वेश्चन में लिखा है ओल्ड जी में, तो डिडक्शन भी मिलेगी। डिडक्शन यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस की फॉर हिज नॉन रेजिडेंट आपने 28,000 दिया। देखो फादर कौन है, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ फादर है तो 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप, और यहां पर मिल जाएगी 28,000 रुपए की है, तो आप कितना क्लेम कर सकते हो। वैसे नॉन रेजिडेंट्स के लिए तो एज मैटर नहीं करती, नॉन रेजिडेंट्स के लिए तो स्लैब ही स्लैब नंबर 1 होता है। इसलिए यहां पर क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, इसलिए जो एज है वो यहां पर 83 नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे नॉर्मल एज। और वहां पर मैक्सिमम कितना अलाउड होता है, 25,000। तो बच्चों यहां पर 25,000 मिलनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो 13 लाख माइनस 25,000 1275 आ गया। अब समझ में आया 25,000 क्यों आया। देखो सीनियर सिटीजन तो 50 होता है, बट वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए मतलब मिलती है डिडक्शन, बट रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए हायर लिमिट मिलती है। और अगर नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 25,000 रुपए, जो कि नॉर्मल लोगों को भी 25,000 ही मिलती है। बताओ टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम पे टैक्स निकाल दो। टोटल इनकम पे टैक्स निकाल दो ओल्ड रिजीम के हिसाब से। 2.5 लाख पर 0, फिर 2.5 लाख रुपए पे 5% 12,500, फिर इसके बाद 5 लाख रुपए पर 20% 1 लाख, और फिर 2.75 लाख पर 30% 82,500। टोटल कितना आ गया ये 12,500 1 लाख रुपए प्लस 82,500 विच इज 1,95,000 ये आ गया। इसके बाद सेस ऐड कर दो 4% 7,800 टोटल आ गया। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल दो। ये जो 2,02,800 आया डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100 ये आ गया 15.9%। अब रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री वाई अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो पुराने मतलब दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है 22% दिया हुआ है, तो 22% उस देश का टैक्स रेट है, तो विच एवरेज क्या लेना है लेस, और विच एवरेज लेस में 15.90 ही है, तो इतना ही रिलीफ मिलेगा। तो बाहर से इनकम कितनी थी, बाहर से इनकम थी 9 लाख, तो 9 लाख रुपए के ऊपर 9 लाख रुपए पर 15.9% 143 100 आना चाहिए, 153 क्यों गया है? मुझे लगता है ये इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज राउंड ऑफ किया हुआ है, अदरवाइज 143,100 इज करेक्ट अगर आ रहा है तो, फिर मेरा तो यही आ रहा है। डन। और फिर इसके बाद टैक्स पेबल जो है ये अमाउंट इसमें से माइनस कर दो, और फिर इसके बाद नेट टैक्स पेबल आ गया 59,650। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं। हाँ जी दोस्तों, चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। Assessee is a popular Bollywood star, Mr. Sohan Lal. He has a business interest in few other nations as well. He is a resident Indian for assessment year 25-26. India income earned in India by Mr. Sohan Lal during the years. Sohan Lal नहीं होगा बेटा, ये सोहन लाल ही होगा, ठीक है, सोहन लाल ही होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी दी हुई है 4.3 करोड़। बिजनेस इनकम फ्रॉम द ओनर ऑफ क्रिकेट टीम हैदराबाद सुपरस्टार 12.4 करोड़ रुपीस। एक्टिंग इन मूवीज, ये देखो ये सारी इंडिया से इनकम है उसकी, इंडिया से इनकम है, ओके। उसके बाद 1.5 लाख रुपीस डिपॉजिट कराए पीपीएफ में, और बेटा 80C में सिर्फ वो 1.5 लाख रुपए की ही डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। The details of the income earned by him from 2 countries outside India, X and Y, तो X and Y से कुछ और इनकम्स उसने कमाई हैं आउटसाइड इंडिया, ये रही वो इनकम्स। In country X, share income is not exempt and loss from house property is not eligible for being set off against the other income. In country Y, agriculture income is chargeable to income tax. देखो कुछ लिखा है, ये वहां के रूल है। उस कंट्री में जो प्रॉफिट, जो भी शेयर इनकम होता है, जो प्रॉफिट का शेयर होता है, लॉस का शेयर होता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एलिजिबल टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, तो उस देश में ऐसा होता है। और वाई की बात कर रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ठीक है।
in the country X, he has paid income tax of 2.16 crores and country Y 80 lakh rupees and on the total income earned in those countries. Compute his income tax liability for assessment year 25-26 assuming that he has opted for section 115 BAC. बच्चों न्यू रिजीम के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके तो आओ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो देखो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है. बोलो यस और नो. यस सर. मेरे पास इंडिया से हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी है 4.3 करोड़ और ये कंप्यूटेड लिखा है. इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड, तो टेंशन नहीं लेनी. ठीक है जी, आगे आ जाओ. आपके पास दूसरे देश में बिजनेस में लॉस हुआ है. देखो इंडिया में तो सेट ऑफ अलाउड है ना, दूसरे देश में अलाउड नहीं है. हम तो सेट ऑफ करेंगे, तो इसको हम सेट ऑफ कर देंगे 1.3 करोड़ को. ये कर दिया तो बचा 3 करोड़. यस और नो. अब कंट्री एक्स से और नहीं, मेरे पास और क्या इनकम है. हाउस प्रॉपर्टी तो हो गई, इसके अलावा मेरी पीजीबीपी इनकम है. पीजीबीपी इनकम है अगर मैं देखूं तो ये रही 12.4 करोड़ रुपीस. और ये भी तो एक पीजीबीपी, एक्टिंग इन मूवीज इज अ प्रोफेशन. हाँ या ना. तो ये बिजनेस की हो गई, ये प्रोफेशन की हो गई. दोनों पीजीबीपी में आ जाएंगी 12.4 करोड़ और 9 करोड़ 41 लाख 50,000. अच्छा, इसके अलावा उसके पास दूसरे देशों में भी बिजनेस है. ये 7.2 करोड़ का वहां से इनकम हो रही है और वाई बिजनेस से 2.9 करोड़ की इनकम हो रही है. 7.2 और वाई बिजनेस से कितनी हो रही है 2.9, है ना. और दूसरे देश से आप एक और इनकम कमा रहे हो, वो है 4.8 करोड़ शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. तो बच्चों ये जो इनकम है, ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये दूसरे देश से है. एग्जेम्पशन अलाउड नहीं होगी, दूसरे देश से है. एग्जेम्पशन इंडिया से होती तो अलाउड होती, है ना. तो ये 480 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा. अब बताओ, ये दोनों इनकम टैक्सेबल हो गई 12 लाख, ये इनकम हो गई 2,90,000, अब 2 करोड़ 90 लाख. अब ये टोटल कर दो इनको तो ये आ रहा है 36 करोड़ 71 लाख 50,000 रुपीज. और इसके अलावा क्या उसकी कोई और इनकम भी है? तो अगर मैं देखूं तो इसकी कोई और इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन, कोई और इनकम की इंफॉर्मेशन नहीं दी. बस सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चर इनकम दे दी है, वो है 1 करोड़ 20 लाख. बस टोटल में आ गया 40 करोड़ 91 लाख 50,000. और फिर अब आप डिडक्शन देखोगे, देखो क्योंकि ये न्यू रिजीम है तो 80C की डिडक्शन मिलेगी तो है, नहीं तो नॉट अलाउड. बस यही आ जाएगा. अब टैक्स लायबिलिटी निकाल दो. अब क्योंकि ये क्या है, कौन है ये? एक इंडिविजुअल है. हाँ, एक इंडिविजुअल है. और ये जो इंडिविजुअल है, न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स देना है. तो बताओ कितना देंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उन्हें अभी तक किया है. बताओ, पहले 3 लाख रुपए पर 0, अगले 4 लाख रुपए पर 5% यानी 20,000 रुपए, अगले 3 लाख रुपए पर 10% यानी 30,000 रुपए, अगले 2 लाख रुपए पर 15% यानी 30,000 रुपए, अगले 3 लाख रुपए पर 20% यानी 60,000 रुपए. 15 लाख हो गए. अब बचे 40 करोड़ 91 लाख 50,000 में से 15 लाख रुपए हटा दो तो बचे 4 करोड़ 76 लाख 50,000. उसका 30%, तो ये बनेगा 40 करोड़, सॉरी, ये बनेगा बैलेंस पर कितना? 12 करोड़ 22 लाख 29,000, सॉरी 12 करोड़ 22 लाख 95,000. डन. अब इन सबको ऐड कर देना है 20, 30, 30, 60 और 12, 22, 95. ये आ गया 12, 24, 35,000 इज करेक्ट. ये आ गया. अब इसके बाद आपने इसके ऊपर सरचार्ज भी लगाया होगा. सरचार्ज जो है हाईएस्ट कितना लगेगा? 25%. तो 25% लगा दो और फिर सेस ऐड कर दो तो मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई. अब हम चेक करेंगे कि इसको रिबेट कितनी मिलेगी. क्या यहां पर लिखा हुआ है, क्या आप दूसरे देश में एक्स कंट्री में टैक्स दे रहे हो 2.16 करोड़ और वाई कंट्री में टैक्स कितना दे रहे हो? 80 लाख रुपए, है ना. अब हमने यहां पर पहले पता लगाया डिडक्शन, कितनी रिबेट मिलेगी, कितना रिलीफ मिलेगा डबल टैक्सेशन का. तो देखो, बिजनेस इनकम जो उसकी दूसरे देश में थी वो थी 7 करोड़ 20 लाख और उसकी दूसरे देश में 4 करोड़ 80 लाख की इनकम थी और लॉस था हाउस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ 30 लाख, जिसको वो सेट ऑफ नहीं कर सकता था. वो उस देश में सेट ऑफ नहीं कर सकता था, है कि नहीं? उस देश में सेट ऑफ नहीं कर सकता था. अभी तो वो करेगा.
तो अभी वो सेट ऑफ करेगा। अगर करता है तो मुझे बताओ उस देश की आज इंडिया के हिसाब से जो इनकम बनती है वो कितनी बनती है। उस देश में जो वो इनकम कमा रहा है उस देश के हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर नहीं, इंडिया के हिसाब से जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कितना बनता है। तो हम लोगों ने देखा डबल टैक्स इनकम इतनी है 10 करोड़ 70 लाख। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लॉस तो मैंने सेट ऑफ कर दिया होगा ऊपर वाले में। ये यहां पे हमने लॉस को क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। ये देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाँ या ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो हमने सेट ऑफ कर दिया था। हाउस प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी शेयर, हाँ हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सेट ऑफ कर दिया था। अभी यहां पर हम लोग जो है इसमें सेट ऑफ करके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही है वो डबल टैक्स इनकम जो यहां पर भी टैक्स लग रहा है और इंडिया में भी लग रहा है। तो 10 करोड़ 70 लाख पर लोअर ऑफ इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एक्स लगाएंगे। तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स, अच्छा कंट्री एक्स में कितना टैक्स है वो कैसे देखें। कंट्री एक्स में टैक्स का अमाउंट बता दिया है, कितना अमाउंट है 2.16 करोड़, 2.16 करोड़। और उस देश से इनकम कितनी है 7.2 प्लस 4.8, 12 करोड़। तो 2.16 डिवाइडेड बाय 12 करोड़ इनटू 100, ये आ रहा है 18%। कैसे किया मैं फिर से बोल रहा हूं, 2.16 डिवाइडेड बाय 12 करोड़ इनटू 100, तो ये बना। वहां के देश का टैक्स रेट 18% और हमारे देश का तो ज्यादा ही बनेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इनकम है भाई की, तो 18%। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे, रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एक्स 18% और इंडियन रेट ऑफ टैक्स आप एवरेज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो 13 करोड़ 19 लाख 5,500। ये डिवाइडेड बाय इंडियन इनकम कितनी है 40 करोड़ 91 लाख 40 करोड़ 91 लाख 50,000 इनटू 100। वैसे बहुत ज्यादा रेट आएगा उसमें कोई शक नहीं है। तो 13,19,05,500 डिवाइडेड बाय 409150,000 इनटू 100 विच इज 32.24%। ये आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। तो इसलिए विच एवर इज लेस आपको रिलीफ मिल जाएगा। 18% आप डबल टैक्स इनकम में से रिलीफ ले लोगे तो 10 करोड़ 70 लाख का 18% बन गया। ये इतना रिलीफ मिल जाएगा, कोई डाउट है नहीं। आगे आ जाओ, इसी तरीके से दूसरे देश के साथ भी देख लेते हैं। अब दूसरे देश में कंट्री वाई जो थी वहां पर आपकी जो इनकम थी वो कितनी थी, एक तो बिजनेस इनकम और एक एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और ये बात लिखी है एग्रीकल्चर इनकम उस देश में टैक्स लगता है, ठीक है, उस देश में टैक्स लगता है। तो उस देश का टैक्स रेट निकाल लो पहले तो, क्योंकि ये तो बता ही दिया गया है कि उस देश का टैक्स का अमाउंट कितना है 80 लाख डिवाइडेड बाय ये हो गया 3.1 4.1, तो 4.1 करोड़। तो ये कितना बनेगा 80 लाख डिवाइडेड बाय 410 इंटू 100, ये बनेगा 19.51%। तो लो जी ये अभी भी बहुत ज्यादा है, इतना ही रिलीफ मिलेगा, इसका मतलब है इतना ही रिलीफ मिलेगा। तो 2 करोड़ 90 लाख और 1 करोड़ 20 लाख ये डबल टैक्स इनकम है। और इस पर आपका टैक्स जो निकालोगे डबल टैक्स इनकम पर, लोअर ऑफ इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री वाई, और वो लगा जाएगा 19.512%। क्या ये बात समझ में आ गई। देखो ये दूसरे देश से जो इनकम है उस देश में भी टैक्सेबल है, हमारे देश में भी तो टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से होती तो एग्जेम्प्ट होती, यहां पर 19.51% इसका कर दो, रिलीफ आ गया 80 लाख रुपए। अब ये दोनों के दोनों रिलीफ हैं, दोनों को दोनों ऐड कर दो, एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट, विच इज 2 करोड़ 72 लाख 60,000। ये रिलीफ माइनस कर देंगे हम यहां पर और हमारा नेट आ जाएगा 13 करोड़ 19 लाख 5,500। क्या ये बात सबको क्लियर है। अच्छा मैंने यहां पर जो टैक्स निकाला था ना वो थोड़ा सा और गलत निकाल दिया, यहां ना था 15,91,65,500, क्योंकि रिलीफ तो बाद की बात है ना। %38.9 आ रहा था, वही मतलब बहुत ज्यादा था, जिस वजह से विच एवर इज लेस का रिलीफ हमें दूसरे देश के टैक्स रेट के हिसाब से मिल गया। सो दिस वाज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है दोस्तों। अब मैं आ जाता हूं ट्रांसफर प्राइसिंग पर। इलस्ट्रेशन नंबर है 1, आर्म्स लेंथ प्राइस कॉस्ट प्लस मेथड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट प्लस मेथड। गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन यूएसए होल्ड्स 40% इक्विटी इन कॉमेट लिमिटेड इंडिया. Comet Limited is engaged in providing products, design, services to Galaxy Incorporation. During the year 24-25, Comet Limited rendered
2500 मैन आवर्स फॉर गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन चार्जिंग 1200 पर आवर। तो ये बात क्लियर है कि गैलेक्सी जो इनकॉर्पोरेशन है वो है ना, वो होल्ड कर रही है कॉमेट में। तो ये लोग एसोसिएट कंपनी हो गए। क्यों क्या हो गए? एसोसिएट कंपनी हो गए। कॉमेट लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट डिजाइन सर्विसेज टू गैलेक्सी, यानी कॉमेट जो है वो सर्विसेज देता है, तो ये होल्ड करके बैठा है और सर्विसेज देता है। ये कॉमेट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग डिजाइन सर्विसेज टू गैलेक्सी। कॉमेट लिमिटेड रेंडर्ड 2500 मैन आवर्स फॉर गैलेक्सी चार्जिंग 1200 per hour. Total cost of providing these services amounted to 22 lakh. Similar services were rendered to unrelated enterprise Star Limited India with a gross profit margin of 55%. तो भाई सबसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 55%। तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई दूसरे देश से भी तो हम लोग अपनी कंपनी से भी इतना ही चार्ज करना चाहिए। आर्म्स एंड प्राइस तो हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कितना? 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन इज गिवन, अब ये वो कंपनी है गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन जो कि होल्डिंग कंपनी है, ये सर्विसेज दे रही है ना। दे प्रोवाइड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, 10% वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन इज गिवन अ 60 डे क्रेडिट पीरियड भी दिया। द कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडेड क्रेडिट इज 2% ऑफ द बिलिंग रेट एंड इज नॉट गिवन टू अनरिलेटेड पार्टीज। अच्छा, अनरिलेटेड पार्टी तो ये हमें काम आएंगे जब हमें निकालने होते हैं फैक्टर्स कि किस में कितना फर्क है। तो देखो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। यहां पर हमें यह पता चल गया कि एक तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, एक डिफरेंस ये है, और इसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। मैन आवर्स के बेसिस पर हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो ये भी एक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को ही तो एडजस्ट करना है दोस्तों आर्म्स एंड प्राइस निकालने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी स्टार लिमिटेड से 55% आप कमाते हो। कितना कमाते हो? 55% कमाते हो अगर आप नॉर्मली किसी को बेचते हो जो कि अनरिलेटेड है, ठीक है। ये कॉमेट को बोला जा रहा है, कॉमेट तू ऐसा करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 55% तो मैं कमाता हूं। अब इसमें जो चीज उस कंपनी की तरफ से है ना, जो चीज उस कंपनी रिलेटेड कंपनी की तरफ से है, कुछ एक्स्ट्रा है, वो वाला एडजस्टमेंट कर दो। तो देखो ये बात लिख दी गई है कि गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन जो कि सप्लायर कंपनी, जो सर्विसेज रेसिपिएंट है, ये कंपनी जो है ना, ये 10% का बेनिफिट दे रही है, ग्रॉस प्रॉफिट का 10%। अब ग्रॉस प्रॉफिट का 10% इसमें से माइनस होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 55% है तो उसका 10% इज 5.5, इतना माइनस कर दो, क्योंकि ये वो खर्चा है जो कौन उठा रहा है? ये वो क्या कहते हैं, रेसिपिएंट कंपनी उठा रही है, हाँ रिलेटेड कंपनी उठा रही है। जब वो ये कंपनी उठा रही है ना, तो वो वाला प्रॉफिट हटा दो, ठीक है भाई, इतना नुकसान तो वो उठा रहा है, जो अनरिलेटेड कंपनी है वो तो नहीं उठा रहा, तो वो चीज हटा दो। अब फेयर वैल्यू पे आ जाओ। फेयर वैल्यू हो गई है। इसके अलावा क्या आप बाकियों को देते हो और इनको नहीं देते हो? मतलब इनको देते हो, क्या कहते हैं, रिलेटेड कंपनी को देते हो, और वो रिलेटेड कंपनी को पता है क्या देते हो? 60 डेज का क्रेडिट पीरियड, ठीक है। जबकि अनरिलेटेड पार्टीज को आप नहीं देते हो। तो हमें एक जैसा करना है, तो एक जैसा करने के लिए क्या करें? हमें एक जैसा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहता है द गैलेक्सी इनकॉर्पोरेशन इज गिवन अ 60 डे क्रेडिट पीरियड, द कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडेड क्रेडिट इज 2% ऑफ द बिलिंग रेट एंड इज नॉट गिवन टू अनरिलेटेड पार्टीज। अब अनरिलेटेड पार्टीज को नहीं देते हैं ना, बट मैं ये मान के चलूंगा कि अगर वो हम लोग नहीं देते हैं तो हम कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाते हैं अगर हम लोग नहीं देते हैं। मतलब मैं अनरिलेटेड की बात कर रहा हूं, अनरिलेटेड से मैं 55% तो ये कमा रहा हूं, अब 5.5% का नुकसान मैं खुद बेयर करता हूं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया बेसिकली। और जो 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है, मैं रिलेटेड कंपनी के लिए वो नुकसान उठा रहा हूं, बट अनरिलेटेड कंपनी के लिए नहीं उठा रहा हूं। तो मेरे को अनरिलेटेड कंपनी के लिए अगर भी उठाता, तो अनरिलेटेड कंपनी के लिए भी मैं उठाता, तो मेरा नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होता? एडजस्टमेंट फॉर 60 डेज क्रेडिट, है ना। तो ये हो गया 55% का 2%, तो ये बनेगा 1.10%। और इतना मैं ऐड करके निकाल लूंगा कि नॉर्मली मैं अगर मार्केट में अगर मैं सेल आउट करता हूं तो मैं कितना प्रॉफिट चार्ज करना चाहिए? 50.6% मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि ये नुकसान तो मैं खुद बेयर करता हूं, ये कॉमेट लिमिटेड खुद बेयर करती है। और कॉमेट लिमिटेड ये जो बेनिफिट किसी और कंपनी को दे रही है, अगर इसको भी बेनिफिट दे, मतलब 60 डेज का क्रेडिट पीरियड में नुकसान तो कॉमेट लिमिटेड
खुद उठाती है। अगर मैं ये कहता हूं कि वो 60 डेज का क्रेडिट पीरियड इनको नहीं दे रही है, किनको नहीं दे रही है, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड किनको नहीं दे रही है, बाकी अनरिलेटेड कंपनीज को नहीं दे रही है ना, और रिलेटेड कंपनी को दिया है, तो ऐसे केस में वो 2% ऑफ द जब बिलिंग रेट है, मतलब अगर मैं प्रॉफिट मान के चलूं 55% है, उसका 2% इतना प्रॉफिट और मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि नॉर्मली सारी कंपनी से मैं 50.6% प्रॉफिट कमाता हूं। भाई इतना मेरा पैसा बच जाता है ना, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि मैं इतना क्रेडिट पीरियड देता नहीं हूं, यही पैसे मेरे बच गए। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि यही 1.10 मैं अपने रिलेटेड कंपनी को तो बेनिफिट दे रहा हूं, उसमें मैं कॉस्ट उठा रहा हूं, बट इस पे कॉस्ट नहीं उठा रहा हूं, तो इतना मेरा प्रॉफिट बच रहा है। तो अनरिलेटेड कंपनी में तो 50.6% हो गया। क्या ये बात क्लियर है? अब जरा 50.6% के हिसाब से सोच के देखते हैं, मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी है जो मैं गैलेक्सी लिमिटेड के लिए सर्विसेज दे रहा हूं, वो है 22 लाख रुपए। वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 22 लाख रुपए, ये देखो 22 लाख रुपए। फिर इसके अंदर 22 लाख रुपए के अंदर हमने आर्म्स लेंथ बिलिंग वैल्यू ऐड कर दी। सर ये कैसे निकाला? बच्चों देखो, आपको ये पता है कि 50.60% मेरा प्रॉफिट है, तो क्या मैं कह सकता हूं रिमेनिंग अमाउंट 100 में से 50 अगर मेरा प्रॉफिट है, तो बाकी का पैसा क्या होगा? बाकी का पैसा मेरी कॉस्ट होगी 49.40, ये मेरी कॉस्ट होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, 22 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 49.4 इंटू 100, भाई ये मेरी कॉस्ट है। तो अगर मैं इतना प्रॉफिट ऐड करूं, मतलब मैं इतना प्रॉफिट लेकर चलूं कि इतना प्रॉफिट मैं नॉर्मली कमाता हूं, तो मैं उस केस में मेरे जो आर्म्स एंड प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, है ना? तो 22 लाख रुपए अगर 49.4 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा? 22 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 49.4 इंटू 100 विच इज 44,53,441। और एक्चुअल में कितने रुपए का पैसा चार्ज किया? एक्चुअल में कितना चार्ज किया? 2500 मैनर्स 1200 के हिसाब से 2500 इंटू 1200, 30 लाख रुपए चार्ज किए। तो भाई साहब बड़े सस्ता चार्ज कर दिया। और ये जो सस्ता चार्ज कर दिया, जिस वजह से आपको क्या हो गया, आपकी टोटल इनकम क्या हो गई, आपको फायदा हो गया। आपको टोटल इनकम, भाई आप इतना पैसा चार्ज कर सकते थे, कितना? 44, 53, 441, ये आपको चार्ज करना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी रिलेटेड कंपनी है, तो आपने कम चार्ज किया और उस वजह से आपका प्रॉफिट कम आ रहा होगा। बट सरकार क्या करेगी? आपका प्रॉफिट बढ़ा देगी इतने रुपए से। क्या ये बात समझ में आ गई? आर्म्स एंड प्राइस का ये रीसेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन है। कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड इंडिया इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ चिल कॉर्पोरेशन। During the previous year 24-25, Cool Air imported 4,000 AC compressors from Chill Corporation at 8,200 per unit and sold them to Chill Zone for 12,000 per unit. अब देखो ये क्लियरली बोल दिया है कि एक एसोसिएटेड कंपनी है। During the previous year, Cool Air imported 4,000 compressors from Chill Corporation, इतने का, and sold them at 12,000 per unit. Cool Air has also purchased the similar compressors from unrelated party, और वो अनरिलेटेड पार्टी से और रीसेल कर देती है उसको कितने रुपए में? 12,000 रुपए विद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। कह रहा है दोनों में प्राइसेस 12,000 रुपए ही तो चार्ज करते हैं, वहां पे भी कस्टमर से 12,000 रुपए बेचते हैं, यहां पे ही कस्टमर को 12,000 का बेचते हैं। हाउएवर चिल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड अ स्पेशल वॉल्यूम डिस्काउंट 1,800 पर यूनिट, वेयर एज फ्रॉस्टेक जो कि अनरिलेटेड कंपनी है प्रोवाइडेड ओनली 700 पर यूनिट। एडिशनली चिल कॉर्पोरेशन डिलीवर्ड एट पोर्ट विदाउट इंश्योरेंस, ड्यू टू विच कूल एयर had to pay 1,400 per unit as shipping charges. In the case of Frostech, delivery was at factory and Cool Air paid only 500 per unit on shipping. You are required to compute arms and price. तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि रीसेल प्राइस टू थर्ड पार्टी कितने रुपए की है। अगर मैं आज इसको बेचता हूं तो मैं कितने का बेचूंगा? मैं 12,000 रुपए पर यूनिट पे बेचूंगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर है, कितना है? 25%। कितना है? 25%। अब ऑब्वियसली ये 25% है, तो ये 12,000 रुपए का अगर प्राइस है तो 25% प्रॉफिट हटा दो
तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। बट इस पर अब मैं दोनों का डिफरेंस देख रहा हूं। देखो, मैं रिलेटेड कंपनी से जब खरीदता हूं, है ना, रिलेटेड कंपनी को जब मैं बेचता हूं तो मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं 1800 पर यूनिट, 1800 पर यूनिट, बट फ्रॉस्टेक को 700 रुपए का डिस्काउंट, हाँ या ना? तो 1100 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट है, तो वो भी माइनस करना चाहिए, हाँ या ना? प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, बिल्कुल, हमें तो फेयर पे लेके आना है ना। तो बताओ, इसके अलावा फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस को बराबर करने के लिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि चिल कॉर्पोरेशन डिलीवर्ड at port without insurance, due to which Cool Air had to pay only 1400 per unit as shipping charges. In the case of Frostech, delivery was at factory and Cool Air paid only 500 per unit on shipping. तो भाई डिलीवरी जो है कहां पे हो रही है? यहां पे डिलीवरी पोर्ट पे हो रही है, और पोर्ट पे जो हो रही है वो 1400 रुपए का खर्चा लग रहा है पर यूनिट एज शिपिंग चार्जेस। अब मेरे को दोनों को बराबर लेके आना है, और दोनों ने प्राइजेस सेम रखे हुए हैं, तो मुझे दोनों को बराबर करने के लिए दोनों के शिपिंग चार्जेस भी क्या करने पड़ेंगे? बराबर। क्या करें? फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस का जो डिफरेंस है वो भी इसमें से एडजस्ट कर देते हैं, हाँ या ना? तो मेरे रीसेल प्राइस के अंदर यहां पे ये बात लिखी है, मैं डिलीवरी के जो चार्जेस वहां पर बेयर कर रहा हूं 1400 पर यूनिट बेयर कर रहा हूं, यहां 500 पर यूनिट बेयर कर रहा हूं। दोनों को बराबर करने के लिए मैं 900 रुपए और कम कर दूंगा, और 900 रुपए कम करने के बाद मेरा आर्म्स एंड प्राइस आ जाएगा पर यूनिट 7000 रुपए। आ गया कि नहीं? अब ये जो 7000 रुपए आ गया, मुझे पता चल गया कि इतने रुपए का मार्केट में मिलता है सामान, कॉस्ट जो है इसकी 7000 रुपए आती है, बट एक्चुअल में कितने का खरीदा? मैंने अपनी जान पहचान वाली कंपनी से 8200 पर यूनिट, कितने में खरीदा? 82, और मार्केट से खरीदता तो कितने का पड़ जाता? 7000 का पड़ता। तो मेरे को कितना सस्ता, कितना महंगा लिया है मैंने, जान के महंगा लिया है ना, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, मेरी कॉस्टिंग बढ़े तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? कम, और इनकम टैक्स क्या वो देना पड़े? कम। तो आपका एक्सेस प्राइस पेड 1200 इंटू 4000 यूनिट्स आपने इंपोर्ट किए थे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 लाख रुपए की इनकम और बढ़ानी पड़ेगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? 48 लाख रुपए की इनकम और बढ़ानी पड़ेगी, दैट्स इट। इसको बोलते हैं रीसेल प्राइस मेथड, जहां पे हम रीसेल प्राइस उठाते हैं। बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 3, आर्म्स एंड प्राइस प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। Intech Limited, an Indian company, designs and develops a proprietary solar-powered drone. It's a Singapore subsidiary. Skytech Pte Limited develops an advanced navigation software that integrates with the drone. Both the drone and software are key in commercial success of the product. Intech manufactures and supplies the drone hardware to Skytech. Skytech integrates the software and sells the final product to unrelated customers. Due to the uniqueness of the technology, no direct comparable exists. Traditional methods CUP and TNNM, transaction net margin method, or comparable uncontrolled method, price method, are not reliable applicable. However, comparable market return for routine manufacturers without intangible is 12% on manufacturing cost. ये कहना चाहते हैं ये मेथड इनके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा आपको बता दिया है। इंडटेक, स्काईटेक का अलग अलग सेल्स टू थर्ड पार्टी, स्काईटेक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर है? इंटेक मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द ड्रोन हार्डवेयर टू स्काईटेक, स्काईटेक इंटीग्रेट्स द सॉफ्टवेयर एंड सेल्स द फाइनल प्रोडक्ट टू अनरिलेटेड कस्टमर्स। अब बताओ, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको दी है, डेवलपमेंट कॉस्ट दी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट दी है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। आर्म्स एंड प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालना है? बच्चों आओ जरा स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है? रूटीन रिटर्न्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। देखो, नॉर्मली हम कितना मैन्युफैक्चरिंग पे रिटर्न कमाते हैं, ठीक है, वो हमें पहले फाइंड आउट करना चाहिए। रूटीन रिटर्न्स मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। रूटीन रिटर्न्स लिखा हुआ है 12% ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये बात लिखी हुई है। ये देखो, रूटीन मैन्युफैक्चरिंग कितनी रिटर्न है? 12% ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आप लिखो 12% ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर इंडटेक 400 रुपए पर बेच रहा है, 400 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इंडटेक का, है ना, 400 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और
ठीक है, 400 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो 400 रुपए का 12% 48 रुपए। ऐसे ही स्काईटेक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 500, 500 का 12% 60 रुपए। टोटल रूटीन रिटर्न कितना हुआ, 108। इंडटेक कितना कमाती है, 48 रुपए, और स्काईटेक कितना कमाती है, 60 रुपीज। यहां तक क्लियर है। इंडटेक एक इंडियन कंपनी है, डिजाइन डेवलप प्रोप्राइटरी सोलर पावर ड्रोन। इट्स सिंगापुर subsidiary Skytech Private Limited develops advanced navigation software that integrates with the drone. So basically दोनों ही एक दूसरे को पहचान वाली कंपनी है, और ये दोनों कंपनीज क्या कर रही है, मिलकर ड्रोन बना रही है, और एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है जो ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर बात ये हो रही है कि दोनों कंपनीज ने जो खर्चा किया है, क्योंकि ये लोग आपस में तो बेचते ही हैं, है ना, आपस में। इनटेक बोथ ड्रोन एंड सॉफ्टवेयर की कमर्शियल सक्सेस। इनटेक मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाइज टू ड्रोन सॉफ्टवेयर टू। अच्छा, इनटेक जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, स्काईटेक के लिए। स्काईटेक आगे बेचता है, ठीक है, अनरिलेटेड कस्टमर्स को। तो यहां पर हम लोगों ने जब इसको रूटीन मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन निकाला तो 108 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ रहा है टोटल ओवरऑल। अब आप लोग निकालोगे रेजिडुअल प्रॉफिट। ये कैसे निकाला, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जरा देखो ध्यान से, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 1550। ओवरऑल देखा जाए तो कितना प्रॉफिट कमाया है, 1550। उस 1550 में से अगर मैं 108 रुपए का रूटीन रिटर्न हटा दूं, तो मैं ये मान लूंगा ये बचा हुआ प्रॉफिट जो है कंपनी अपने दूसरे कामों से फाइंड आउट कर, दूसरे कामों से प्रॉफिट निकालती है। रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे निकाला, 1550 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, 108 रूटीन रिटर्न थे, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिटर्न आ रहे हैं हमें, और 1442 मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट है, जो बाकी कामों से मुझे प्रॉफिट मेरी कंपनीज में आता है। क्या ये बात समझ में आती है? यस। ये बाकी काम से, मतलब देखो ना, आप सेल्स देखो तो थर्ड पार्टी 3000, तो ये इंडटेक स्काईटेक कितना प्रॉफिट कमाते हैं, रूटीन मार्जिन्स लिख दिए गए हैं, और फिर इसके बाद जो बाकी है वो रेजिडुअल प्रॉफिट। कंपनी जब अनरिलेटेड कस्टमर्स को बेचती है तो उसमें कितना कमाती है, और बाकी कामों के अलावा सारे काम में 1550 का प्रॉफिट होता है ओवरऑल। नाउ स्प्लिट रेजिडुअल प्रॉफिट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एफर्ट। 1442 को बांट देना चाहिए किसमें, जितना तुम्हारा डेवलपमेंट एफर्ट है। अब डेवलपमेंट एफर्ट बच्चों देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट एफर्ट अगर हम लोग देखें तो 150 रुपए का डेवलपमेंट कॉस्ट है इंटेक का, और 100 का डेवलपमेंट कॉस्ट है किसका, स्काईटेक का। तो हम क्या करेंगे, इसी डेवलपमेंट कॉस्ट के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट में बांट देंगे। तो 150 और 100 की रेशियो में बांट देंगे, यानी 60 और 40। और हम डेवलपमेंट कॉस्ट को इस प्रोपोर्शन में बांटने के बाद, सॉरी डेवलपमेंट कॉस्ट को नहीं, रेजिडुअल प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट को हम इस प्रोपोर्शन में बांट देंगे 60-40। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो माना जाए कि रेजिडुअल जो इंटेक है उसका प्रॉफिट ओवरऑल इतना होना चाहिए, स्काईटेक का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 576.8। तो टोटल प्रॉफिट टू द एंटिटी इंटेक की अगर हम बात करें, पहले से कितना रूटीन रिटर्न है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना रिटर्न है 48, प्लस रेजिडुअल प्रॉफिट इतना, तो 913 रुपए 20 पैसे इसका प्रॉफिट होना चाहिए। स्काईटेक का कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, 636 रुपए। नाउ ट्रांसफर प्राइस अगर मैं निकालूं, इंटेक जो कि इंडियन एंटिटी है, तो क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है इंटेक की 400, और फिर 150, और फिर 100, और ये रूटीन रिटर्न, और ये 865.2 रेजिडुअल प्रॉफिट। तो टोटल ट्रांसफर प्राइस 1563। मतलब अगर मैं ये कहूं कि इंटेक को, जो वो इंटेक स्काईटेक को काम करके दे रहा है, उसमें कितना टोटल प्राइस होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 1563 रुपए, 1563 रुपीज। Since no reliable comparables exist, profit split method is most appropriate method. Profit is allocated based on relative contribution to the intangibles. Now that is called development cost. यही तो intangible है, development cost. Transfer price of 1563.2 is justified under arms and standard. ये arms length basis पर हम लोगों ने कैसे क्या आइडेंटिफाई किया, आर्म्स एंड प्राइस कैसे आइडेंटिफाई किया, आर्म्स एंड प्राइस आइडेंटिफाई किया प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के बेसिस पर। तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड तभी होता है जब कोई जॉइंट वेंचर होता है। यहां पर इंटेक स्काईटेक को जो काम करके दे रही है ना, ये जॉइंट वेंचर है।
और क्योंकि जॉइंट वेंचर है तो यहां पर प्रॉफिट को स्प्लिट करना होगा, क्योंकि जान के हो सकता है कि आप इनका प्रॉफिट कम रख रहे हो, इनटेक का, इंडियन कंपनी का, ताकि इसका प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम जाएगा। तो ये रीजन होता है कि हमें आर्म्स एंड प्राइस फाइंड आउट करना पड़ता है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आर्म्स एंड प्राइस ही फाइंड आउट करना था, हमें ये फाइंड आउट नहीं करना था कि कितनी इनकम इंक्रीज करी या डिक्रीज हुई। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में डेटा भी नहीं दिया ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4, Orbitron Limited Indian company receives technical advisory service from its German subsidiary Technova for a consideration of euro 85,000 per year. In similar transaction with unrelated parties in India, Technova charges 1 lakh euro per year. Orbitron reported a profit of 78 lakh before ALP adjustment. Assume exchange rate 65 rupee per euro. Compute taxable income of Orbitron in the following cases. अगर आर्म्स एंड प्राइस 1 लाख यूरो होता तो क्या होगा, और अगर आर्म्स एंड प्राइस 50,000 यूरो होता तो क्या होगा। केस नंबर 1, पहले तो हमें आर्म्स एंड प्राइस, यहां पर हमें यह दिया हुआ है केस 1 में कि अगर प्राइस 1 लाख होता तो क्या होता, 50,000 होता पाउंड, 50,000 यूरो तो क्या होता। सबसे पहले तो ये देखो कि आप यहां पर कौन सी दो कंपनीज की बात कर रहे हो। एक है ऑर्बिट्रॉन जो कि इंडियन कंपनी है, और जर्मन कंपनी है, जो जर्मन सब्सिडरी है। ठीक है, अब यहां पर और कंसिडरेशन कितनी, रिसीव्स टेक्निकल का एडवाइजरी कितने रुपए की, 85,000 यूरो पर ईयर। अनरिलेटेड पार्टी से अगर ट्रांजैक्शन होती है तो टेक्नोवा चार्जेस euro 1 लाख पर ईयर। मतलब नॉर्मली अगर मैं किसी अनरिलेटेड पार्टी से ये सर्विस लेता हूं तो कितने रुपए चार्ज किए जाते, 1 लाख यूरो चार्ज किए जाते, बट यहां पर 85,000 यूरो चार्ज किए जा रहे हैं क्योंकि ये रिलेटेड कंपनी है। लिखा है ऑर्बिट्रॉन लिमिटेड रिपोर्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 78 लाख बिफोर एएलपी एडजस्टमेंट। ठीक है, अब बताओ प्राइस एक्चुअली पेड बाय ऑर्बिट्रॉन, ऑर्बिट्रॉन ने कितना प्राइस एक्चुअली पे किया, 85,000 यूरो मल्टीप्लाई बाय 65 रुपी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रुपी में कन्वर्ट कर दिया हमने। आर्म्स एंड प्राइस इन रुपी अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कितना होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 65 रुपी, तो 65 लाख रुपीस। अब ये हम लोगों ने चेक किया कि एक्चुअल में जो प्राइस पे किया है ऑर्बिट्रॉन लिमिटेड ने, है ना, वो पे किया इतना, बट आर्म्स एंड प्राइस इतना था, तो कितना प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। तो भाई साहब ये तो आपने कम चार्ज किया है ना, कम चार्ज किया है, प्राइस एक्चुअली पेड बाय ऑर्बिट्रॉन। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तो जो है वो उल्टा हो गया, कम हो गया, नेगेटिव, है ना। तो यहां पर नेगेटिव हो गया 9,75,000। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो इसमें आप ऑलरेडी 55,25,000 रुपए एक्चुअल में पे कर रहे हो, है ना, जबकि ये सर्विस आप नॉर्मली 65 लाख की खरीद सकते थे। अब आप 65 लाख की खरीदते तो सरकार को नुकसान होता, प्रॉफिट कम हो जाता। तो अभी तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, प्रॉफिट सॉरी कम नहीं हो रहा है, कम हो जाता। अभी जो है प्रॉफिट वो ज्यादा दिखा रहा है, आप एक्चुअल में इतने का खरीद रहे हो, 55-25 का, ठीक है ना, इतना पे किया 55-25। ध्यान से देखो, आपने ये सर्विस इतने की खरीदी यानी 55-25 की खरीदी, तो आपने तो सस्ती खरीदी, तो यहां पे तो देश को फायदा ही है, क्या नुकसान है। तो इसलिए यहां पर कोई आर्म्स एंड प्राइस की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो एज इट इज जो इनकम दी हुई है वही रहेगी, 78 लाख। 78 लाख थी बिफोर एलपी एडजस्टमेंट, अभी भी इतनी रहेगी। अब अगर 50,000 पाउंड होता, 50,000 यूरो होता तो क्या होता, प्राइस एक्चुअली पेड 85,000, ये तो वही हो गया सेम। अब 50,000 होता तो क्या होता, तो 50,000 के हिसाब से हम लोग निकालेंगे 3250 आएगा, और फिर उस हिसाब से देखते कि भाई बाजार में ये सर्विस आपको कितने की मिल रही थी, आपको कितने की मिल रही थी, 3250 की। आपने जान के अपने पहचान वाले से खरीदा 55-25 का, तो आपने जान के महंगा खरीदा। महंगे खरीदने का फायदा ये होता है कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, कम। ठीक है, अभी वापस प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, कितने से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, 22,75,000 से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इसको एडजस्ट कर देंगे, प्रॉफिट बढ़ाकर आपको इनकम ये बन जाएगी टैक्सेबल इनकम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आसान था ये तो। इलस्ट्रेशन नंबर 5, जेनॉन इंडिया एक इंडियन कंपनी है, सोल्ड गुड्स ऑन 15th of January 2025 to M Corp, a company located in notified jurisdictional area
for 9.8 crores on FOB basis. During the same financial year, identical goods were sold on CIF basis to unrelated customers in Germany for 10.7 crores. CIF sales includes ocean freight and insurance of 18 lakh, and the company also provides after sales support worth rupees 12 lakh to customers. As per the cost plus method, the ALP for identical goods is 11.20 crore. तो पहले ही आपको आर्म्स एंड प्राइस बता दिया है, ALP बता दिया, कॉस्ट प्लस मेथड के हिसाब से आइडेंटिकल गुड का दे दिया, आइडेंटिकल मतलब उसके जैसे ही गुड का 11.2. डिटरमाइन द आर्म्स एंड प्राइस फॉर सेल टू एमकॉर्प. तो समझ में आया, ये एक इंडियन कंपनी है और अपनी सोल्ड गुड्स टू एमकॉर्प, कंपनी लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, और ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर आइडेंटिकल गुड्स वर सोल्ड ऑन सीआईएफ बेसिस टू अनरिलेटेड कस्टमर्स. तो अपने पहचान वाली कंपनी को दे दिया 9.8 करोड़ में एफओबी बेसिस पर. एफओबी समझते हो ना, कस्टम, अभी कस्टम क्लियरेंस से पहले, मतलब गुड्स जो है वो अभी बोर्डिंग भी नहीं हुए, शिप पे नहीं गए, उससे पहले, तो उस पार पड़े हैं गुड्स शिप से, शिपिंग से पहले, और सीआईएफ मतलब होता है शिपिंग के बाद. तो इन दोनों में एक तो शिपिंग का खर्चा नजर आ रहा है, और ये लिख दिया है कि फ्रेट और इंश्योरेंस के जो खर्चे हैं वो 18 लाख रुपए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा आर्म्स एंड प्राइस निकालने के लिए? आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्राइस कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस वो है 10.7 करोड़. ये बात तो सेम एज इट इज लिख दी, ठीक है, अनरिलेटेड कस्टमर वाली. अब इसके अंदर आप एडजस्टमेंट करो डिफरेंसेस के लिए, और पहला डिफरेंस तो यही है कि वहां पर फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस हैं और यहां फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है. तो अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे फ्रेट इंश्योरेंस नहीं है ना, तो अगर मैं इसको इसमें से बराबर करना है, रिमूव कर दूं तो बराबर हो जाएंगे. तो 18 लाख ये वाला जो है इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, हटा दिया. क्या ये बात क्लियर है? इसी तरीके से आफ्टर सेल सपोर्ट आप कस्टमर्स को दे रहे हो 12 लाख रुपए का, तो यहां पर ये वाला जो खर्चा है ये भी इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो. ठीक है, जो आप नॉर्मली आप यहां पे लिख रहे ना, आफ्टर सेल सपोर्ट वर्थ रुपीज 12 लाख टू कस्टमर्स एक्सक्लूडिंग एमकॉर्प. तो जो आपकी कंपनी थी एमकॉर्प, उस कंपनी को, पहचान वाली कंपनी को आपने आफ्टर सेल सपोर्ट अगर दिया होता, ठीक है, तो आपका 0.12 CR का खर्चा और होता. तो वो मैं बराबर करने के लिए दोनों का सिमिलर कर रहा हूं, तो दोनों के प्राइसेस सिमिलर करने के लिए मैंने कर दिया, उसकी भी एडजस्टमेंट कर दी, और उस प्राइस जो फ्रेट और इंश्योरेंस है उसकी भी एडजस्टमेंट कर दी. अब ये दोनों एफओबी पे आ गए हैं और आफ्टर सेल सपोर्ट से पहले आ गए हैं. तो बताओ, अगर मैं कह रहा हूं 10.4 करोड़ रुपीस, 10.4 करोड़ रुपीस, तो कंप्यूट इंक्रीज. अब कैसे निकालें इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ जेनॉन? 10.4 CR आर्म्स एंड प्राइस, और 9.8 चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, कंपनी सेल किया 9.8 में, और चार्ज कितना करना चाहिए था? कम से कम 10.4. तो भाई साहब आपने 0.6 कम चार्ज किया, इससे इनकम क्या हो गई? इंक्रीज करनी पड़ेगी. बोलो हाँ या ना? इंक्रीज इन टोटल इनकम. ₹60 लाख से टोटल इनकम क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि आर्म्स एंड प्राइस आ रहा है 10.4, प्राइस एक्चुअली चार्ज टू एमकॉर्प इज 9.8. सही है, इंक्रीज इन टोटल इनकम.